फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और हमारे स्टूडियो में आज दो शख्सियत ऐसी आई हैं, उनका परिचय हम अभी कराते हैं। और हमारे साथी शायर और शिक्षक एसपी भारद्वाज, जो अक्स लखनवी के रूप में जाने पहचाने जाते हैं, उन्हीं से हम कहेंगे, क्योंकि उनके बगल में बैठी जो शख्सियत है वो सीतापुर का गौरव है। मुंबई की नगरी में आपका कई दशकों तक एक समान राज रहा है, करोड़ों लोगों के दिलों में आपने राज किया है। तो हम चाहेंगे अक्स लखनवी साहब आगे की कमान संभालें और कुछ आज बहुत सारे रोचक किस्से आपको आज सुनाएंगे। उन बड़े से बड़े गीतकारों के लिए, उन बड़े से बड़े जो गायक थी या गायिका थी, उनके बारे में आज आपको बताएंगे। और साथ ही कुछ फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियों के किस्से भी सुनाएंगे। तो अक्स लखनवी साहब, हम चाहेंगे एक ऐसी शख्सियत जिसका परिचय कराइए और सीतापुर के लिए गौरव की बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज सिंह जी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यार भरा आदाब, नमस्कार। एक शख्स लखनऊ के बसंत सिनेमा में सिनेमा देखते देखते पर्दे पे जब साहिर लुधियानवी का नाम आता है और वो डिसाइड कर लेता है कि मेरा भी नाम पर्दे पे ऐसे आए, और वो सीतापुर की सरजमी से निकलकर मुंबई पहुंच जाता है, तो वो शख्स अहमद वसी बन जाता है। अहमद वसी साहब सीतापुर में पैदा हुए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में उनकी तालीम व तदरीस, इसके बाद उनका बम्बई जाना हुआ, विविध भारती से मुंसलिक हुए और उसके बाद वो जाकर बॉलीवुड फिल्मी दुनिया में उसके एक नगीने के तौर पर मुझसे मुंसलिक हो गए। क्या कहते हैं कि वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली तो वही बोले जिसे उर्दू आए। क्या बात, ऐसी बोली तो वही बोले जिसे उर्दू आए। इसके खालिक जनाब अहमद वसी साहब हैं। हम अहमद वसी साहब का इस्तकबाल करते हैं आई इंडिया चैनल के स्टूडियो में। और वसी साहब से हम ये जानना चाहेंगे, अहमद वसी साहब से ये जानना चाहेंगे कि आपकी तबीयत में जो ये मौजूनियत आई, तो ये आई कैसे, वो क्या साल था और वो क्या शेर था जिसकी आमद आप पर हुई और लोग उससे महसूस हुए। मोहतरम जनाब अहमद वसी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अक्स साहब और पंकज जी, यहाँ मदऊ करने के लिए और ये एज़ाज़ बख्शने के लिए कि मैं अपने नाज़रीन के सामने अपने ख़यालात का इजहार कर सकूं। आपने पूछा है कि वो क्या लम्हा था या वो क्या वजह थी। देखिए, शायरी, मुसव्वरी, मौसीकी, ये सब जो होती हैं खुदादाद चीज़ें होती हैं। बेशक ये कोई बनता नहीं है, उसे माजा जा सकता है, क्राफ्ट उसमें पैदा किया जा सकता है, लेकिन ये एक पैदाइशी चीज़ होती है, अता होती है। तो मेरे ख़ानदान का भी कुछ ऐसा ही सिलसिला रहा कि मेरे ख़ानदान में ज़्यादातर शायर और वकील पैदा हुए। मेरे वालिद खुद बहुत अच्छे शायर थे माशाअल्लाह जी। वो हालांकि वो मजहबी शायरी करते थे और मैं डरता भी था कि उनको अपनी चीज़ें न सुनाऊं, क्योंकि मैं रूमानी शायरी करता था और उनकी मजहबी शायरी
वो मरसिए के, नोहे के और इस तरह की हमद, नात, कसीदा ये माशाअल्लाह। कहते थे। और ज़ाहिर सीतापुरी के नाम से उनका एक अदब में, रसाए अदब में एक मकाम है उनका। आज भी लोग उनको याद करते हैं, उनकी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, उन पर काम हुआ है। तो ये तो जैसा कहते हैं ना कि मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है, बेशक। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ। अब कब मेरे अंदर ये शऊर पैदा हुआ, ये कीड़ा कब पैदा हो गया, ये तो मुझे नहीं याद है, लेकिन ये इतना ज़रूर याद है कि मैं बहुत बचपन से शेर कहने लगा था। और चूँकि घर का माहौल, घर के माहौल के अलावा महल्ले का माहौल, महल्ला क़ज़ियारा जो है सारा अदबी वहाँ- था। जी अदबी, वहाँ मजहबी महफिलें भी होती थी, वहाँ मुहर्रम और वहाँ मरसिया, अदबी जी मसाल में। हाँ, तो हम लोगों को पढ़ने का मौका दिया जाता था कि तुम पढ़ो कुछ के। तो पहले दूसरों के, अनीस के शेर, अपने वालिद के शेर और किसी शायर के शेर। दूसरों के शेर पढ़ते। फिर ये हुआ कि खुद अपना कहो कुछ, तो इस तरह कहने लगे। और फिर ये हुआ कि अदब की तरफ आए, गज़ल, नज़्म। और ज़्यादातर मैंने नज़में शुरू में नज़में कहीं जब तक मैं लखनऊ में पढ़ता रहा, माशाअल्लाह। क्योंकि नज़्म एक ऐसी सिन्फ़ शायरी है कि जिसके लिए एक इत्मीनान चाहिए और एक तसलसल चाहिए, एक तरतीब चाहिए। बेशक। कुछ तो हो जाए, वो- जी कुछ हो जाए एक आध कोई नज्म आपको याद आती हो? हाँ, तो नज़्म मैं सुनाता हूँ। इरशाद सुनिए। इरशाद जी, कीजिए। एक मेरी नज़्म है, बम्बई की लड़कियाँ। वाह। तो ये नज़्म उन दिनों की है जब मैं बम्बई गया, और जाहिर है कि मैं भी जवान था। और बम्बई में अब जो स्टेशन जहाँ उतरते हैं लोग, छत्रपति शिवाजी हो गया है। जी, अब छत्रपति शिवाजी हो गया है, लेकिन उस ज़माने में वीटी वीटी था। कहलाता था। और बम्बई खुद अब मुंबई हो गया है, पहले बेशक। बम्बई था। पहले तो बम्बई। जी हाँ, तो इसमें दोनों यही अल्फाज इस्तेमाल हुए, बम्बई की लड़कियाँ। इस इरशाद नज़्म का अली। उन्वान है कि ये चर्च गेट से चलती हो या कि वीटी से, वाह। ये चर्च गेट से चलती हो या कि वीटी से, सभी कहीं ना कहीं पटरियां बदलती हैं। है। सभी के पर्स में ऐसे ही कुछ दिलासे क्या हैं बात। जिन्हें ये अपने घरों से लिए निकलती हैं। वाह। और खुली खुली तो कभी बंद बंद आँखों का कोई अधूरा, कोई पूरा ख्वाब जैसी है। कोई पढ़ी गई तो है कोई अछूती सी, हर एक अपनी जगह एक किताब जैसी है। वाह। किसी के तन की सुराही छलकती जाती है, कोई बदन को निगाहों से कसने लगती है। वाह। कोई तो धूप में भी गीली गीली रहती है और कोई घटा के बिना ही बरसने लगती है। वाह, क्या अक्कासी है। चरित्र था। क्या अक्कासी, हाँ, क्या अक्कासी है, वही कह रहा हूँ। जी। अब आपने वो चरित्र कहा। अब उस जमाने की वो औरतें पता नहीं कहाँ, कुछ तो अल्लाह को प्यारी हो गई होंगी, जी, जी, जी। और कुछ तो नानी दादी बन गई नानी होंगी। दादी हो। तो इस तरह की शायरी बहुत उम्दा। अच्छा वसी साहब, मैंने जैसे शुरुआत में आपके तारुफ में कहा कि एक शख्स जो है लखनऊ के बसंत सिनेमा पे जी। कोई पिक्चर देख रहा था, नया और दौर जी। पर्दे पे जब साहिर लुधियानवी का नाम आया जी। तो उसके दिल में एक जज्बा पैदा हुआ कि मेरा भी नाम जब पर्दे पे आएगा मैं ऐसा कुछ करूंगा, और वो शख्स बाद में अहमद वसी बन जाता। वो क्या किस्सा है, वो कुछ सुनाइए। वो ऐसा हुआ था कि किस सन का है, कौन सी पिक्चर थी वो? मैं लखनऊ में पढ़ रहा था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और उर्दू और अंग्रेज़ी मेरे पास दो लिटरेचर सब्जेक्ट थे। और वहाँ का अदबी माहौल जो था लखनऊ का, वो मुझे बहुत रास आ गया था। और मेरे उस्ताद प्रोफेसर एहतशाम हुसैन, बहुत बड़ी हस्ती भाई। तो लिखने पढ़ने का शौक़ हो गया था, छपने लगे थे तमाम, यहाँ से पाकिस्तान तक रिसालों में मेरी चीज़ें छपती थी और पसंद की जाती थी, खतूत आते थे लोगों के और ये सब बोला। और यहाँ के कुछ हजरात, मैं महमूदाबाद हाउस में रहता था क्योंकि मेरे वालिद स्टेट के मैनेजर थे, तो वहाँ मैनेजर का कमरा था, मैं वहीं रहता था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो यहाँ के क़ज़ियारे के बहुत से लोग भी वहाँ रहते थे, पढ़ते थे जो, तो हम लोग पिक्चर देखने साथ जाया करते थे। एक ग्रुप था पूरा जो पिक्चर है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई कहीं से मसरूफियत से, लेकिन शाम को सब सिनेमा हॉल में इकट्ठे होते थे। तो फिल्म लगी थी नया दौर। तो नया दौर में मेरे 3 फेवरेट, तो दिलीप कुमार जी, अजीत जी, दिलीप कुमार और साहिल लुधियानवी, अच्छा, और ओपी नैयर का म्यूजिक था उसमें। हाँ। तो ये हुआ कि पिक्चर देखी जाए, सब लोग गए वहाँ देखा। तो फिल्म जो शुरू हुई
अंधेरा हुआ और पर्दे पर नाम आने लगा। तो जैसे ही नाम आया लिरिक्स बाय साहिल लुधियानवी, तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला कि एक रोज़ इसी तरह स्क्रीन पे मेरा नाम आएगा। क्या बात है। अब सब एक दूसरे को देखने लगे और मुस्कुराने लगे। मैं समझ लगा गया कि आज खिंचाई होने वाली है मेरी। और वही हुआ कि जब पलट के आए तो सब कहने लगे बहुत, अब आप उड़ने लगे हैं, छपना अलग चीज़ है और आप फिल्मों की तरफ भी। मैंने कहा अच्छा चलो तुमसे वादा करता हूँ कि मैं एक दिन फिल्म में लिख के दिखा दूँगा, और ज़्यादा वो करोगे तो ओपी नैयर के साथ लिख के दिखा दूँगा। क्या बात है, क्या अब लोग और भी हो गए कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। मगर कुछ ऐसे हालात हुए कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, और मैंने हालांकि LLB किया था, लेकिन मैं यहाँ कोर्ट में जाता भी था कुछ दिनों। मैंने खलील साहब वकील थे, उनके साथ में जाता था। 6 महीने मैंने अपने को एनरोल कराया, लेकिन मुझे यहाँ की फ़ज़ा की रास नहीं आई। और वो जो वहाँ जो होता है मुझे देख के बड़ा अफसोस होता है। आपके दिल में जो है मुंबई बस चुकी थी? मुंबई हो चुकी थी, और क्या मेरा दिल उधर था ही नहीं। लेकिन वो घर वालों का इसरार था कि वकालत पढ़ लो, और ये वो तो पढ़ ली थी। हालांकि मैं तो लिटरेचर की तरफ जाना चाहता था। मैं फॉर्म भी लाया था कि उर्दू में MA करूँगा, मगर चलिए LLB कर लिया। तो साहब फिर अब ये हुआ कि चचा मेरे बम्बई में थे, तो मैंने कहा, और मैं यहाँ लखनऊ रेडियो के लिए लिखता भी था, ड्रामे वगैरह लिखा थे मैंने, बच्चों के प्रोग्राम किए थे। तो मैं लखनऊ वहाँ चला गया बम्बई, और वहाँ एक आध ड्रामे लिखे, कुछ मैगजीन्स के लिए। ब्लिट्स जरूर, उन दिनों उर्दू ब्लिट्स निकलता था। उर्दू ब्लिट्स आता जी था हाँ। प्रतीश नंदी हाँ, का? जी। तो प्रतीश नंदी का नहीं था, करंजिया का था। अच्छा, इसके आर के करंजिया, ये मुदीर थे उसके। हाँ। तो आर के करंजिया थे। इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में, तीनों में निकलता था। तीनों में आता था। और तीनों, और उर्दू के उन दिनों एडिटर थे अख्तर हसन साहब, जो हैदराबाद के थे। अच्छा। तो उन्होंने मेरी चीज़ें पढ़ी थी। सबा एक पर्चा निकलता था वहाँ से, हैदराबाद से, उसमें चीज़ें। तो उन्होंने, अच्छा मेरे प्रोफेसर एहतशाम हुसैन साहब जो थे, वो इन दिनों लखनऊ यूनिवर्सिटी से चले गए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अच्छा। क्योंकि उनको यहाँ प्रोफेसरशिप नहीं मिली थी लखनऊ यूनिवर्सिटी। वहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने उनको ऑफ़र दिया, तो वो इलाहाबाद चले गए। उन्होंने मेरे वालिद के इंतकाल की खबर पानियत अखबार एक निकलता था, उसे पढ़ी। तो मुझे ख़त लिख के पूछा कि अब तुम क्या करना चाहते हो। तो बड़ा ख्याल रखते थे अपने शागिर्दों का। तो उन्होंने मुझे 4 ख़त भेजे। अच्छा जी। ख्वाजा अहमद अब्बास साहब के नाम, अली सरदार जाफरी साहब के नाम, ज़ोया अंसारी साहब के नाम, और राजन सिंह बेदी साहब के नाम। बड़े नाम, 4 बड़े नाम भाई। तो ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने मुझे अख्तर हसन साहब के नाम एक वो दिया, और कहा तुम उनसे मिल लो जाके। उन्होंने बात कर ली। तो अख्तर हसन साहब ने मुझे किताबों पे तबसरा लिखने के लिए, रिव्यू लिखने के लिए बिलिट्स में काम पे ले लिया। तो महीने में मुझे 5-6 किताबें उर्दू में, उस पर रिव्यू लिखना होता था, और 30 रुपये मिलते थे मुझे। तो मेरे लिए बहुत थे क्योंकि वहाँ मेरे चचा थे, वहाँ रहना सहना सब वहाँ था। तो मुझे पता चला कि विविध भारती में जगह निकल रही है। मैंने अप्लाई कर दिया, और इत्तेफाकन मेरा सिलेक्शन हो गया विविध भारती। जी। प्रोग्राम कंपेयर वो होता है जो वहाँ के प्रोग्राम लिखता है। क्योंकि मैं राइटर था, तो मेरी सिलेक्शन हो गया, और इस तरह मैं विविध भारती से उद्घोषक भी रहे विविध भारती। और उसके बाद मैं उद्घोषक बन गया। अच्छा। अनाउंसर की जगह निकली, तो मुझे प्रमोट कर दिया गया। मुंबई पहुंचकर विविध भारती से शुरुआत जी, की। शुरुआत की। अब जैसे आपके बारे में कहा जाता है, ओपी नैयर साहब, जी बड़ा नाम, जी और उन्होंने आपको ब्रेकअप दिया। जी। तो वो कैसे हुआ, कैसे मुमकिन हो सका? वो ऐसा हुआ कि मैं जब यहाँ विविध भारती लग गया, वहाँ काम करने लगा, तो विविध भारती उन दिनों इतना सुना जाता था। जी। रेडियो के बड़ा क्रेज था उन दिनों। फिल्म इंडस्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा लोग रेडियो बेशक होते थे। तो वहाँ लोगों के मैसेज आया करते थे कि स्पेशल जयमाला प्रोग्राम हुआ करती थी फौजी भाइयों के लिए, कि हमको उसमें बुलाओ, आज के मेहमान एक इंटरव्यू का प्रोग्राम होता था, उसके लिए बुलवाओ। तो इस तरह सिलसिला हुआ, और
लोगों से मिलना जुलना शुरू हो गया। तो उसी में ओपी नैयर साहब से भी मुलाकात होगी, 2 साल बाद मुलाकात हुई। तो ओपी नैयर साहब भी उर्दू के आदमी थे, पंजाब के। उनके पास रिसाले आते थे, उर्दू पढ़ते थे। वो एक शमा रिसाला निकलता था दिल्ली से, दिल्ली से, दिल्ली से, अच्छा दिल्ली से, जो बाद में सुषमा हिंदी में भी, सुषमा हिंदी में, उर्दू में शमा निकलता। तो वो पढ़ते रहते थे, उसमें मेरी चीज़ें छपती थी, तो मेरे नाम से वो वाकिफ़ थे। तो मैंने एक दिन ओपी नैयर साहब से जिक्र कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग पिक्चर देख रहे थे लखनऊ, वहाँ लखनऊ में, इलाहाबाद लखनऊ में, और वो नया दौर फिल्म, और मैंने ऐसा था। तो वो हंसे और हंस के चुप हो गए। तो मैंने कहा ऐसे ही ले लिया उन्होंने, लाइक टू क्या मुझे, हालांकि उन्होंने मेरी चीज़ें पढ़ी थी। तो कुछ दिनों बाद, एक 7-8 महीने के बाद उनका फ़ोन आता है कि क्या कर रहे हो। तो उनका घर और मेरा ऑफिस जो था नज़दीक था, चर्च गेट पे मेरा भी ऑफिस था, और उनका वो ए रोड उधर चर्च गेट पे शारदा बिल्डिंग में वो रहते थे। तो वो नैयर साहब दिन में खाना अपने घर पे खाते थे अपनी फैमिली के साथ, और रात का खाना वो किसी बड़े होटल में, ताज में, गेलार्ड में या ऐसे वो खाते थे। ये उनकी लाइफ स्टाइल थी। तो दिन में कहने मैं खाना खाने आ रहा हूँ, तुमसे बात करनी, आ जाओ। मैं चला गया। तो उनका एक बहुत बड़ा पियानो रखा हुआ था वहाँ। कहने लगे मैंने एक तस्वीर साइन की है। अब मैं तो पहले समझ नहीं सका कि तस्वीर, हम लोग फिल्म कहते थे, और वो पंजाबी आदमी, तो कहने तस्वीर साइन की। तो और मैं तुम्हें एक गाना ट्रायल के तौर पर दे रहा हूँ, देखता हूँ तुम लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो फिल्मों के लिए। ये किस सन की बात थी? 1973। जी हाँ, 73 की। प्राण जाएगा, ये 72 की बात है, 73 में आई पिक्चर आई। हाँ, 72 की बात है। तो उन्होंने धुन सुनाई एक, और कहने लगे ये कैबरे सॉन्ग है, लड़की का कैबरे सॉन्ग है। इसमें एक बात का ध्यान रखना कि लड़की का मुंह आ शुरू होना चाहिए गाना आ से, ताकि मुंह पूरा खुले, सिंगर का मुंह खुलना चाहिए। तो मैं कहा भाई देखा, और उन्होंने कुछ डमी बोल, जिसे कहते हैं ना डमी वर्ड्स कुछ होते हैं, उनको गा के सुनाए। कहने ये इसको नहीं, तुम अपने अल्फाज लाओ। तो मैं उन दिनों गेस्ट हाउस में रहता था। अब गेस्ट हाउस में लोग आते जाते हैं, शाम को बंद हो जाता है, तो स्ट्रीट लाइट आ रही थी। मैंने रात भर जाके 96 मुखड़े लिखे, 96 मुखड़े। क्या बात, रात क्या करूँ मैं, काम मिला है तो करके दिखाना है मुझे। ये प्रेरणादायक बात जी, आप इससे हाँ, प्रेरणा ले सकते हैं। मैं प्रेरणा क्या, मुझे खुद नींद नहीं आ रही थी, और मुझे ये था कि इतना बड़ा काम मिला है मुझे, ओपी नैयर के साथ लिखने को मिल रहा है, जो मैंने चैलेंज कर चुका हूँ जिस बात को, जो मेरा और हाँ, और तो इसको इसमें कहीं फेल हो जाऊँ मैं। तो मैंने 96 मुखड़े लिख के नैयर साहब के सामने रख दिए। तो पहले मैं तो कंफ्यूज हो गया, तुम क्या ले आए हो। मैंने कहा कि भाई जो है वो हाजिर है। कहने हैं तो सब धुन में सब है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, इसके राइटर डायरेक्टर अली रज़ा साहब, जिन्होंने अंदाज और दिलीप कुमार की वो महबूब की कई फिल्में लिखी थी, तो वो इसके प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म के राइटर भी थे और डायरेक्टर भी थे। और उन्होंने निम्मी एक्ट्रेस जो थी उनसे शादी की थी। तो वो वर्ली एक जगह है बम्बई में, वहाँ रहते थे वो। और मैं चर्च गेट से गया सा, लोकल ट्रेन से गया, फिर बस ली और पहुँचा उनके घर पे। तो कहलाया कि तो आए निकल गया। मैंने क्या है, मैंने कहा कि मैं आपकी फिल्म जो है उसमें नैयर साहब ने एक गाना मुझे लिखने को दिया है। तो ये तो कहले ये काम तो म्यूज़िक डायरेक्टर का है, उनका डिपार्टमेंट है, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा साहब देखिए, मैं उनके पास गया था, उन्होंने आपके पास भेजा है। तो पहले अच्छा आओ अंदर आओ, बहुत मतलब बहुत मामूली तरीके से लिया उन्होंने मुझे कि जैसे कोई ऐसा ही है। अंदर उन्होंने मुझे देखा ऐसे, पहले तुम कहाँ के रहने वाले हो। मुझे बड़ा वो लगा। मैंने कहा मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। और वो बरेली के थे, लेकिन वो लखनऊ के शिया कॉलेज में वो मेरे चचा के साथ पढ़े थे। अब जब सीतापुर का मैंने नाम लिया तो कहने सीतापुर में कहाँ रहते हो। तो मैंने कहा कजियारे। तो कहने लगे कजियारे में वो एक ख़ानदान है, मेरे ख़ानदान। तो
मैंने कहा कि हाँ, मैं वहीं का उसी का चश्मा चरा हूँ, जी जी। उसी खानदान का। बोले आओ बैठो, तब बैठने को कहा गया, चाय लाओ, चाय आई। और मैंने तो कहने लगे कि इतने मुखड़े उसमें, तो मैंने कहा भाई नैयर साहब ने ये कहा है कि आप कहानी है, आप डायरेक्टर हैं, आप ज़्यादा इन हैं उसमें, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, मैं इतनी दूर से आया हूँ, अगर एक भी गनीमत है, गत का है या आपके काम का है, तो शायद उन्होंने 2 या 3 पे वो टिक कर दिया था। तो मैं लेके नैयर साहब के पास गया और फिर उन्होंने वो आके दर्द जमा है ये मुखड़ा चुना उन्होंने, और फिर आगे धुन दी, फिर आगे गाना फिल्म कौन सी थी? प्राण जाए पर बचन अच्छा, उसके क्या अल्फाज थे? आके दर्द जमा है, रात का इशारा है, प्यार ने पुकारा है, बाहों में ले ले मुझे। आशा भोसले ने गाया है। इस गाने की रिकॉर्डिंग से मुहूर्त हुआ जी। फिल्म का, और निम्मी जी ने क्लैप दिया था नारियल फोड़ के, गाना रिकॉर्ड हुआ आशा भोसले की आवाज़ में, और ओपी नैयर साहब ने उसकी धुन बनाई, और वो कैमरे सॉन्ग और सेक्सी टाइप का गाना है वो। तो ये आपको ब्रेकअप ओपी नैयर साहब ने दे दिया? जी, ये ब्रेक हो। अच्छा, ये शुरुआत हो गई आपके फिल्म में गीत लिखने की। जी। फिर इसके बाद फिर ये हुआ कि सिलसिला आगे कैसे बढ़ा? सिलसिला ये हुआ कि एक म्यूजिक डायरेक्टर थे सी अर्जुन, जी जी। जिनके एक फिल्म संतोषी माँ ने शोले का रिकॉर्ड तोड़ा था। ओ, संतोषी माँ पिक्चर आई थी। हाँ जी, हिट फिल्म थी। हाँ जी, बहुत सुपर हिट। अच्छा, उनके दरवाजे पर लाइन लग गई थी प्रोड्यूसरों की, यही धार्मिक फिल्मों की और इस तरह की फिल्मों की, मगर वो कहने लगे मैं नहीं करूंगा, मैं तो मेरे पर ठप्पा लग जाएगा कि मैं ऐसा ही म्यूजिक दे पाता। उन्होंने छोड़ दी फिल्में। हाँ, हालांकि उससे पहले वो फिल्में और कर चुके थे, मगर धार्मिक फिल्में उनकी यही थी और सुपर हिट हो गई। तो संतोषी माँ के बाद फिल्म ही नहीं बनाई? नहीं, कहा तो वो बताने जा रहा हूँ। तो वो आते थे विविध भारती अक्सर। तो मेरे एक दोस्त थे जो मेरे साथ काम करते थे, जिन्होंने रजिया सुल्तान में बाद में गाना भी गाया, कब्बन मिर्जा, जिन्होंने विविध भारती से थे वो। खयाम भाई ने उनसे, खयाम साहब ने उनसे गाना गवाया। अच्छा। तो वो उनके पास आते थे, मैं देखता था कुर्ता पैजामा पहने, बहुत मामूली से, मुझे मैं पूछता भी नहीं कौन है क्या है, और वो आते थे और ये दोनों उठ के कब्बन साहब और बाहर चले जाते चाय में पीने, तो मुझे मालूम नहीं कौन है। तो एक दिन वो आ गए और आके कहने लगे मुझे अहमद वसी से मिलना है। तो कब्बन साहब बोले क्या बैठे हैं? तो कहले हैं ये, मैं तो इनको बराबर देखता हूँ, आता हूँ। तो अब मैं भी फिर भी नहीं समझ में कौन हूँ। तो कब्बन साहब कहने लगे कि अरे आप इनको नहीं जानते हैं, ये सी अर्जुन साहब हैं म्यूजिक डायरेक्टर। वो कहने लगे आप ज़रा बाहर आइए, आपसे बात करनी है। तो मैं और कब्बन साहब और तीनों नीचे कैंटीन में चले गए। कहने लगे मैं एक फिल्म कर रहा हूँ और मुझे आपसे गाने लिखवाने, ये देखिए ये ऐसा होता है। तो मैंने कहा कि भाई और फिल्म कौन सी थी वो? बताता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई आप कह लगे इस संडे को आप क्या करें? मैंने कहा फ्री हो, संडे छुट्टी होती। तो उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया, अपना घर का एड्रेस दिया, और चाय पीते पीते बोले कह रहे कुछ सुनाइए अगर आपको। तो मेरे जहन में फ़ौरन आ गया, शाम रंगीन हुई है तेरे आंचल की तरह, सुरमई रंग सजा है तेरे काजल की तरह। तो कह ले ये मुखड़ा किसी को आप न दीजिएगा, ये मैं कर रहा हूँ, और आप इसका जवाब लड़की का लिख के लाइए और आप मेरे घर पे संडे को आ जाइए। और उन्होंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और 2-4 लोगों को और भी बुला लिया। और मैं उनके घर चला गया। वो सांता क्रूज एक जगह है, वहाँ रहते थे। वो अंधेरी में मैं रहता था तो नज़दीक था, मैं चला गया। अब वहाँ मैं थोड़ा आगे भी मैं कुछ लिख कर लेता गया था। वहाँ वो सिंधी थे और उनके जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे वो भी सिंधी थे। अब उनमें कुछ बहस होने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात हो रही है। भाषा समझ में नहीं आ रही। हाँ, सिंधी, हालांकि वो सिंधी थे लेकिन उर्दू लिखते पढ़ते, सिंधी जबान हिंदी में, सिंधी उर्दू में, उर्दू रस्मुल खत में ही लिखी जाती है। स्क्रिप्ट है, उसकी लिपि वही है। हाँ वही है, 2-4 अक्षर अलग हैं, लेकिन जबान मेरी समझ में नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं। तो पता अंदाज़ा ये हुआ कि बाद में पता चला कि ये डायरेक्टर ये कह रहे थे कि ये फिल्म जो है मारदार की फिल्म है। अच्छा। कानून और मुजरिम। हाँ। और ये गाना जो है बड़ा रोमांटिक और बड़ा पोएटिक गाना है। शाम रंगीन हुई है तेरे आंचल की तरह, सुरमई रंग सजा है तेरे काजल की तरह, ये उसमें फिट नहीं होता है। और वो ये कह रहे थे कि मैं ये गाना रखूँगा नहीं तो मैं फिल्म नहीं करूँगा। ये हो रहा था। ये बाद में मुझे सब बाद में पता चला। तो आखिर में अल्टीमेटली ये तय हुआ
कि इसको ड्रीम सीक्वेंस रखा जाए, अच्छा, गाना रखा जाए, लेकिन लड़की जो है वो ख्वाब देख रही है और ख्वाब में गाना हो रहा है। तो डुएट हुआ वो। अच्छा, हाँ, सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर उन्होंने ये गाना गाया। अच्छा, सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर। सुरेश वाडकर के शुरू के दिनों का गाना है ये। बिल्कुल, और बहुत खुश हुए थे सुरेश गाना। वाडकर, हाँ, बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा सिंगर है। शास्त्रीय संगीत। तो इस तरह ये तो ये गाना। दूसरी फिल्म हो गई। फिर आगे का मौका कैसे मिला? फिर तो लोग जो है जानने लगे। ये गाना बहुत बजा। फिल्म को लोग इसी गाने की वजह से देखने आते थे। फिल्म में कुछ था नहीं और इस गाने के अलावा यूँ करना चाहिए, क्योंकि मारधाड़ की फिल्म थी। उन दिनों बहुत फिल्में बन रही थी ऐसी, मगर ये गाना जो था ज़रा अलग, कलर इसका अलग था, तो लोगों को पसंद आया। और हमारे यहाँ विविध भारती से, रेडियो से भी बहुत बजा ये गाना और बहुत लोगों को पसंद आता है। और इसका रीमिक्स भी कई लोगों ने किया, कई आवाज़ों में हुआ और ये सब हुआ। और उसके बाद एक बड़ा अच्छा मौका ये मिला कि मैं तलत महमूद साहब का बड़ा फैन था। लखनऊ के थे वो तो, और गज़ल मैं समझता हूँ उनसे अच्छा कोई नहीं गाता था। अच्छा जी, जगजीत सिंह उनकी नकल करते थे। शुरू में जगजीत सिंह जो थे वो उनके गज़लें गाया करते थे और क्लास में वो डिस्क बजा बजा के और सुनाया करते थे वो। और जगजीत सिंह ने कहा है कि मैं तलत साहब की गज़लें गाता था पहले। क्या बात, ईमानदारी थी उससे। जी, ये बात है। स्वीकार करना बहुत बड़ी- हाँ, हाँ, तलत जी। महमूद ऐसा नाम, लखनऊ के थे लखनऊ वाकई। के। और जो जिसे कहते हैं ना कि अदायगी अल्फाज की जो तलत महमूद ने की है, दी किसी सिंगर ने की है, इतना साफ सुथरा अल्फाज की अदायगी, जो क्योंकि लखनऊ की ज़बान थी। हाँ जी, बिल्कुल लखनऊ की गोमती के पानी से धुली हुई आवाज़। बिल्कुल। क्या क्या बात है। जी, तो वो अल्फाज उनके। तो मैं उनका बड़ा फ़ैन था। और मैं छाया गीत प्रोग्राम जब मैं अपना करता था रेडियो पे, तो पहला गाना तलत महमूद का होता था। अरे वाह। ये भी होता। ये आपने तय कर ये लिया। आपकी- ये होता था। ये और आपकी उनसियत थी। ये उनसियत नहीं, ये भिंडी बाजार में लोग जो रेडियो सुनते थे शर्त लगती थी अच्छा, कि अहमद वसी का प्रोग्राम है तो पहला गाना तलत महमूद। आपने सब बिल्कुल फिक्स कर नहीं, रखा था। बिल्कुल फिक्स था, बिल्कुल ये तय था। अच्छा, छाया गीत का भी मैंने उसको एक अलग रूप दिया था। लोग बड़ी बड़ी कमेंट्री बोलते थे और उसके बाद गाना बजता था। मैं छाया गीत को मैंने ये किया था कि जो गीत बजाना है मुझे उससे मिलता जुलता कोई शेर पढ़ के और गाना बजाते था। क्या मैं बात। कमेंट्री बोलता नहीं था। जी, बस शुरू में अपना नाम, आदाब, नमस्ते, और उसके बाद शेर पढ़ा और गाना। अच्छा। तो ये पैटर्न बना दिया था मैंने। अहमद उसको वसी लोगों- साहब, जी, अहमद वसी साहब, जैसा आपने अभी बताया कि आप तलत महमूद के बहुत बड़े दिल दादा फैन थे। जी, जी, आज भी हूँ। वो क्या किस्सा है कि जब तलत महमूद साहब से कहा गया कि आपको एक गाना गाना है, वही तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे गाने के बोल सुनाइए, गाने के बोल क्या है उसके बाद मैं तय करूंगा। जी। और जब वो आपका लिखा गाना उनको सुनाया गया, दिखाया गया, तो वो फौरन राजी हो गए। वो क्या किस्सा है और वो गाना कौन सा है? वही बताने जा रहा हूँ जी। कि हुआ ये कि एक फिल्म बन रही थी वली आज़म, तो उसमें गीत लिख रहे थे मेरे बड़े अच्छे दोस्त और बड़े अच्छे शायर। और ये भी बता दूं कि जगजीत सिंह उनकी गज़ल, उनकी नज़्म गा के जगजीत सिंह बने। क्या बात, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। कफील आज़म। कफील आज़म बहुत अच्छे शायर, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, वो फिल्म लिख रहे थे वो। लेकिन उनको किसी वजह से अपने घर जाना पड़ा, कुछ कोई बीमार था या जो भी वजह है। और ये गाना एक बाकी था फिल्म में जिसे होना था। और इसके जो राइटर डायरेक्टर थे, सैयद साहब उनका नाम था, वो परेशान थे कि गाना उन्होंने किसी से शायद ट्राई भी करवाया था किसी से लिखवाने की, लेकिन उनको पसंद नहीं आया था। तो उन्होंने ऐसे उसमें एक साहब काम कर रहे थे जो मेन विलेन थे पिक्चर में, राम सिंह। ओके, तो राम सिंह विविध भारती पे काम करते थे। तो वो काम उनसे उन्होंने जिक्र किया कि भाई राम सिंह साहब पिक्चर कैसे कंप्लीट की जाए, वो गाना करना है और गाना मिल नहीं रहा है अच्छा कोई। तो उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ भारती पे काम करता है अहमद वसी, उनसे ट्राई कर लीजिए। उन्होंने ओपन लेयर के साथ लिखा है, तो कहने ले आइए उनको। तो राम सिंह आए हम हमारे पास, राम सिंह जी, और राम सिंह जी मेरे पास बैठते थे। उनको भी वो भी उर्दू था, सारा काम उर्दू ही लिख करते थे। क्या बात है। हाँ, तो कहने लगे कि ऐसा है कि एक फिल्म का है ये वो, और आप आज क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि कुछ नहीं, शाम को
तो कह ले कि एक फिल्म है सैयद साहब कर रहे हैं फला फला, आप चल सकते हैं। तो मलाड एक जगह है बम्बई में, वहाँ वो रहते हैं, तो चल सकते हैं। मैंने कहा चलिए। तो मैंने घर पे इत्तला करा दी कि मैं कहीं जा रहा हूँ, और राम सिंह साहब के साथ चला गया। सैयद साहब से मुलाकात कराई हो, तो सैयद साहब ने राम सिंह साहब से कहा कि राम सिंह साहब आप चले जाए। उनका एक कैबिन था छोटा सा जिसमें लिखते पढ़ते थे, आप बाहर चले जाइए, मुझे उनसे बहुत कोई ख़ास बात करनी है। तो वो चले गए बेचारे बाहर जी। तो मुझसे कह लेंगे देखिए ये पिक्चर मैं बड़ी मुसीबत से बड़ी तकलीफ़ से पूरी कर रहा हूँ, और मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं। हाँ, अब आप गाना लिखेंगे कि नहीं? तो मैंने कहा कि राम सिंह मेरे दोस्त हैं, आप राम सिंह के दोस्त हैं, तो आप मेरे भी दोस्त हुए, मैं लिखूँगा। तो मैं लेकिन मैंने कहा ये बताइए कि म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है? तो कहने लगे चित्रगुप्त। अरे मैंने कहा वाह, फिर तो पैसे मिल गए। सपना साकार हो रहा। हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा कि तो कह ले कि फिर उन्होंने थोड़ी सिचुएशन बताई कि वो तलाक 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 हो जाता है ना, 3 बार तलाक कहने से तलाक हो गया, तो सेपरेशन हो रहा है, मुस्लिम बैकग्राउंड है, लड़की वापस जा रही है और लड़का देख रहा है, तो दोनों का डुएट गा नहीं रहे, दोनों बैकग्राउंड से गाना है। हाँ, दोनों, वो लड़की जा रही है और लड़का हसरत से उसको देख रहा है जाते हुए, और वो लड़की भी देख रही। यहाँ की सिचुएशन है ऐसी। तो पहले के चलिए चित्रगुप्त, मैंने कहा चलिए, चले गए वहाँ। तो वो खार में रहते थे। अच्छा, वहाँ एक्टर नज़ीर हुसैन साहब वो बैठे हुए थे, वो इस फिल्म में काम भी कर रहे थे, हरदोई के रहने वाले। हाँ, वो इस फिल्म में काम भी कर रहे थे, लड़की के बाप का रोल कर रहे थे। तो वहाँ बात निकली, तो कहने लगे आपको सिचुएशन तो पता ही है सैयद साहब ने, कुछ लिखिए। तो मैंने वैसे अल्फाज जोड़े, तो चित्रगुप्त जी को दिखाए, तो उन्होंने एक आध अल्फाज बदलने को कहा कैसे, क्योंकि उनके जहन में धुन थी, मेरे जहन में धुन नहीं थी। मुझे उनका ऐसे कर दीजिए, तो मैंने कर दिया। तो कहले एक अंतरा भी अगर हो लिख दीजिए, तो मैंने अंतरा भी एक लिख दिया। अब मैं तो उसके बाद उन्होंने जब पढ़ा तो नज़ीर हुसैन साहब कहने अरे वाह माशाल्लाह बहुत अच्छा, ये वो बड़ी तारीफ़ करने लगे। तो मैंने कहा कि वो तो बन रहा है, मेरे माहौल मेरे मौफिक हो रहा है। तो मैंने कहा साहब सुनिए, मेरी एक ख्वाहिश है जी, आप फीमेल सिंगर कोई भी लीजिए, किसी से भी गाइए, मेल अगर तलत महमूद साहब गाएं तो क्या बात है। तो चित्रगुप्त साहब कहले हाँ बहुत अच्छा ख्याल है आपका। अच्छा, वो चित्रगुप्त जी जो थे वो बिहार के रहने वाले थे, और वो दूसरे फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले दूसरे ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जो उर्दू में पढ़ते थे। अच्छा। हाँ, उनसे पहले अनिल विश्वास जी थे जो बंगाल के थे, वो उर्दू जानते थे। उसके बाद चित्रगुप्त जी आए थे, ओपी नैयर, यानी नॉन मुस्लिम्स जो थे उनमें चित्रगुप्त जी ऐसे थे कि जो उर्दू जानते थे, उर्दू सब्जेक्ट था जिनका। जी जी जी। तो पहले बिल्कुल बहुत अच्छा ख्याल है आपका ये, लेकिन भाई मैं फ़ोन करके पूछूंगा उनको। तो उन्होंने फ़ोन किया तलत साहब को। अब देखिए तलत साहब गा नहीं रहे थे उन दिनों, उनके पास काम नहीं था, और आवाज़ में भी फ़र्क आ गया था उनकी एक उम्र के हिसाब से। लेकिन मेयार उन दिनों लोगों का होता था, फनकार ऐसे होते थे स्टैंडर्ड। कहने लगे मैं पहले लिरिक्स देखूंगा कि क्या है, गीत क्या है, क्या लिखा गया, शायरी क्या है। काम नहीं था, फिर भी मतलब शायरी क्या है जी। तो उन्होंने उनके बेटे आनंद ये मिलन, जिन्होंने बाद में क़यामत से क़यामत वगैरह फिल्मों में म्यूज़िक दिया, उनसे कि वो किसी का ये लेके जाओ तलत साहब के पास। तो ये खार में रहते थे और तलत साहब बांद्रा में रहते थे, तो थोड़ी दूर का फासला था, टैक्सी से चले गए। अब मेरा तो दिल धड़क रहा है कि मैं पता नहीं पसंद आया पास हो जाऊँ या फेल हो जाऊँगा, क्या पता। तो तलत साहब ने देखा, फ़ोन आया कि मैं गाऊँगा। तो अरे मैंने कहा यार डिस्टिंक्शन मिल गया मुझे। तो बोल क्या थे? मेरे शरीके सफ़र अब तेरा खुदा हाफिज़, मैं तेरे साथ रहूँ ये मेरा नसीब नहीं, मैं चाहती थी कि मर जाऊँ तेरे दर पे मगर मेरे जनाजे को कांधा तेरा नसीब नहीं। ये लड़की से शुरू होता है, हेमलता सिंगर, बहुत अच्छी सिंगर। उन्होंने गाया और
गाना तलत साहब और हेमलता के आवाज़। दोनों तरफ से है जी। लड़का हाँ, लड़की। लड़के। लड़के के क्या जवाब आता है? लड़के का जवाब है, मुझे खुदा से न शिकवा है न गिला तुझसे, वाह। अगरचे आज मैं होने लगा जुदा तुझसे, लबों को सी के ये गम सह रहा हूँ मैं जैसे, किसी के दिल को भी हौसला नसीब नहीं, मेरे शरीक सफ़र अब तेरा खुदा हाफ़िज़। तो ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ तो सैयद साहब लिफाफा लेके आए। मैंने कहा आपने तो, कहने लगे ये गाने का नहीं दे रहा हूँ, ये आपको कन्वेंस का दे रहा हूँ। किराया। हाँ, कुछ 5,000 रुपये थे उसमें, ऐसे कुछ। तो मैंने कहा चलिए, 5,000 बहुत होते थे ना उस ज़माने में बहुत थे भाई, 5,000 एक नए राइटर को। मुझे ऐसा ही मिले पैसे, मुझे अच्छे पैसे का है, क्योंकि मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर हमेशा बहुत क्लास के रहे सब। जी। ऐसे लोगों के साथ किया मैंने बहुत कम लोगों के साथ काम किया है, लेकिन मेरे ओपी नैयर, खयाम साहब, चित्रगुप्त, सी अर्जुन और बप्पी लहरी के साथ भी मैंने काम। अच्छा वसी साहब, खयाम साहब के साथ आपने कौन सी फिल्म की, कौन से गाने किए, कुछ उस पर रोशनी? अरे खयाम साहब तो ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर थे, मैं कहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में नौशाद के बाद अगर कोई दूसरा नौशाद हो सकता था हाँ, तो खयाम साहब। वाकई क्या बात। यानी उस आदमी में इतनी पोटेंशियल थी। और एक चीज़ और बताऊँ, उन्होंने कभी धुन पे नहीं लिखवाया, कभी धुन बताते नहीं थे, कभी धुन नहीं, जो कि ट्रेंड है बॉलीवुड का। हाँ, कभी मुझसे धुन पे नहीं लिखवाया उन्होंने कोई गाना। हाँ, वो ये कहते थे वो फला, वो शेर फला का है, वो मीटर उस पर कुछ लिख लाइए। अच्छा अच्छा। हाँ, उस पर कुछ लिख लाइए और सिचुएशन बताते थे कि ऐसा 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 है, ये और साथ भी बैठते थे, पूरा दिन लग जाता था, वो मुतमईन नहीं होते थे खयाम साहब। और इतना शायराना मिजाज था उनका, वो आइडिया भी देते थे कि ये ऐसा ऐसा, ये कुछ लाइए, ऐसा बताते थे कि कुछ इस तरह का ख्याल लाइए। तो और मैंने उनके साथ 3 फिल्में की। कौन कौन सी? एक ही मंजिल। एक ही मंजिल। हाँ, उसके वो फिल्म रिलीज नहीं हुई, उसका टाइटल सॉन्ग मैंने लिखा था। अच्छा। मोहम्मद अजीज़ और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। और एक फिल्म थी यात्रा द जर्नी। अच्छा, यात्रा द जर्नी। गौतम घोष एक बंगाली वो है डायरेक्टर, जिनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, वो डायरेक्टर थे उसके। और नाना पाटेकर और रेखा फिल्म में काम कर रहे हैं जी। तो उसमें 2 गाने मेरे उसमें हैं। और उसमें एक मुजरा है जिसमें रेखा जी ने अशार खुद पढ़े, उनका मैं पढ़ूंगा, और आशा भोसले ने गाना गाया। बीच में अशार रेखा ने पढ़े। रेखा जी ने हाँ, पढ़े। रेखा जी। मुजरे के लिए तो रेखा जी की एक अलग पहचान हाँ, है। भाई है, अलग अदायगी वो उनकी पढ़ा है, अलग। उसमें पढ़ा हुआ है, काफ़ी लोगों ने उसे पसंद भी किया। क्या देखते बोलते जरा? जामे मोहब्बत आँखों से ही पी लेते हैं दिल वाले, वाह। एक नज़र में मुझको पढ़कर जी लेते हैं दिल वाले, इस तरह का है। तो ये है। और एक डुएट है, आप तो मेरे ही ख्वाबों में सदा आया करें, उदित नारायण और अलका याग्निक। ये फिल्म में, इस फिल्म से गाना निकाल लिया गया। जी। डायरेक्टर को ये लगा कि इसमें उर्दू बहुत है, शायरी थी तो कहने लगे इसमें उर्दू बहुत है, तो फिल्म में नहीं रखा उन्होंने गाना, लेकिन गाना उसमें पड़ा हुआ है उदित नारायण और अलका याग्निक। और मैंने उनके साथ ये और 2 वो किए हैं टीवी सीरियल। अच्छा जी, उसमें टीवी सीरियल में 3 गाने हैं जी। गाने हैं टीवी सीरियल में। हम सबका म्यूज़िक है उसमें। बिखरी आस निखरी प्रीत, बिखरी आस निखरी टीवी दूरदर्शन के लिए जी। और 3 एल्बम किए। अच्छा हाँ, एक फिल्म और मैंने की उनके साथ, बाजार हुस्न। मुंशी प्रेमचंद्र का नावल सेवा सदन, हिंदी में सेवा सदन के नाम से छपा है। हाँ। और उर्दू में बाजार हुस्न के नाम से। और ये पहला नावल ऐसा है कि जो हिंदी में पहले छपा और उर्दू में बाद में छपा। अच्छा। हाँ, वरना ज़्यादातर उनके नावल जो थे उर्दू में पहले छपे और बाद में हिंदी में छपे हैं, लेकिन सेवा सदन वो है जो हिंदी में पहले छपा और उर्दू में बाद में बाजार हुस्न के नाम से छपा। तो फिल्म है बाजार हुस्न, उसमें ओम पुरी जो थे मेन उनका रोल था, इंस्पेक्टर का रोल जो है होती है, तो वो
उसमें ख़याम साहब का म्यूज़िक है। पहले तो दूरदर्शन पे ही ये सब देखा जाता था, हाँ, अब चलन हुआ, लेकिन नहीं, अब इसको तो- लोग देखते थे घर वो घर। ये फिल्म भी मेरी उस पर पड़ी हुई है यूट्यूब पे, और इस में सब पड़ी हुई है, यात्रा द जर्नी ये भी पड़ी हुई है, सब देख सकते हैं। और 3 एल्बम किए हैं मैंने उनके साथ जी जी। गज़लों के। एक गज़ल, एक है आशा और ख़याम, आशा भोसले की आवाज़ में पूरा एल्बम है। तो उसमें उन्होंने बम्बई के 4 शायरों को रखा है। नक्शलाल पुरी, उनकी 2 गज़लें हैं। हसन कमाल, उनकी 2 गज़लें हैं। लखनऊ के हैं। हाँ, निदा फाजली, उनकी 2 गज़लें, और मेरी 2 गज़लें हैं। तो मेरा एक शेर बहुत मशहूर है जो अभी आपने पढ़ा, जी। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू है, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो ये बड़ा मशहूर है। तो ख़याम साहब कहने लगे कि इसी पे कुछ लिख के लाइए गज़ल। तो मैंने कहा ये तो बड़ा मशहूर शेर है, ये रख लीजिए। कहले नहीं, कुछ रोमांटिक लाइए, और लेकिन यही बहर हो और यही रदीफ काफिया हो। तो मैंने वो लिखा था कि जाने क्या हाल हो इस दिल का अगर तू आए, न तो जज्बात पे न खुद पे है काबू आए। वाह। तो आशा भोसले ने ये गाया है। और एक और गज़ल है दूसरी, और एक मनोज सिंघवी साहब जो है, मुकेश मनोज सिंघवी साहब, जी, जी। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक, हाँ, बहुत जाना माना नाम बड़ा मुकाला जाना था। माना, वकील और भी बड़े हैं। बड़े एडवोकेट हैं, बहुत बड़े बड़े केसेस जी, जी। जीते हैं। उनकी बेगम साहबा, उनकी शरीक हयात जी अनीता सिंघवी साहबा, जी। वो ईरान जाती है, ओ, फारसी में गाती हो, सादी और हाफिज और किसका किसका कलाम वो गाती है। तो उन्होंने एक ख़याम साहब को फ़ोन करके कहा कि मैं चाहती हूँ कि अब मेरा एक एल्बम आप कर दें, जी। आप म्यूज़िक दें। तो कहना आप बम्बई तशरीफ लाइए। तो बम्बई आई हूँ, तो उन्होंने, तो उसमें भी मेरी 3 गज़लें हैं। 3 बजे। क्या बात है। और पहली गज़ल ही मेरी है ज़हे नसीब के उनका पयाम आया है। तो मनु वो अनीता जी ने ज़हे नसीब नाम ही रखा है एल्बम का। अरे वाह। वाह। एल्बम जहे नसीब माने अहो भाग्य। आओ भाग्य। अहो भाग्य, जहे नसीब माने। ये उनका पयाम आया है। जी जी। तो इस तरह उनके अच्छा, तो ये अभी जैसे ये तो जितने आपने बताया म्यूजिक डायरेक्टर जो थे, ये जैसे 3-4 दशक पहले की मान लीजिए आप, 5 दशक पहले की मान लीजिए, लेकिन बप्पी लहरी को आज भी कुछ युवा जानते हैं या त्रिनेत्र वाजपेयी हो बप्पी गए, लहरी जिंदा नहीं है। अब नहीं है, लेकिन युवाओं में बड़ा क्रेज था एक जमाने में, बेशक। जब हाँ नहीं, उस बहुत दौर के बाद बहुत अच्छा। उनके साथ भी आपने काम किया। वेस्टर्न म्यूजिक के अच्छे वो रहे हैं, और बड़े मॉडर्न म्यूजिक उन्होंने दिया है। उनके साथ ऐसा हुआ था, कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि पूरी फिल्म लिखने का था, लेकिन फिर एक ही गाना लिख के मैं, मतलब मैं ही अलग कर दिया गया या मैं अलग हो गया, ऐसा हुआ। एक गाना हुआ तो वो बप्पी लहरी ने म्यूजिक दिया उसका, और कविता कृष्णमूर्ति ने वो गाना गाया है। और त्रिनेत्र वाजपेयी, त्रिनेत्र वाजपेयी साहब जो है बड़ी अलग हस्ती हैं। वैसे तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन उनको म्यूज़िक का इतना शौक़ है। अच्छा, उनका ताल्लुक़ कुछ एस.एन. त्रिपाठी साहब जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं पुराने। हाँ, क्योंकि उनकी वालदा जो है थी वो बनारस की थी, और वो हिंदी की प्रोफेसर थी। अच्छा, BHU में। हाँ जी, वहाँ कहीं थी। और उनके वो खुद रहने वाले लखनऊ के, तो उनकी ज़बान इतनी खूबसूरत बोलते हैं, इतनी गंगा जमनी तहजीब के कि मिलेंगे तो बात करेंगे तो जैसे भारद्वाज साहब लगता ही नहीं है कि वैसे बेहतरीन। अच्छा, उनको म्यूज़िक का इतना शौक़ कि आखिर में वो फिर उसी मोड़ पर एक फिल्म बनी। अच्छा, उसमें हाँ, तो लेक टंडन साहब एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, प्रोफेसर, और जहाँ प्यार मिले और ऐसी फिल्में उन्होंने की हैं। तो वो इसके डायरेक्टर थे, और त्रिनेत्र वाजपेयी साहब जो थे उन्होंने इसका म्यूज़िक दिया है, और मेरे गाने उसमें हैं, 3 गाने मेरे में उसमें हैं। तो अक्स लखनवी साहब, आप सुन ही रहे थे बहुत सारी ऐसे किस्से कहानियाँ जो मुंबई से अब यहाँ दर्शकों को सुना रहे हैं, क्योंकि सीतापुर से आपका नाता है। ऐसे में अगर बात करें तो आपने मोहम्मद रफ़ी साहब आपके गीतों को गाया, तलक महमूद साहब ने गाया, आशा भोसले साहब ने गाया, सुरेश वाडकर, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, हेमलता और उषा मंगेशकर जी, और भी जो है, और भी तमाम जी हैं। हाँ। 10 फिल्में आपकी
जिनमें 10 आपके फिल्में सामने आई, जी। 2 फिल्में बनी पड़ी हैं जो रिलीज नहीं हुई, जी। 3 फिल्मों के लिए मेरे गाने रिकॉर्ड हुए, फिल्म नहीं बनी, अच्छा, ये भी हुआ है। लेकिन 10 फिल्मों में आपके गाने 10 आए। फिल्में जो आ गई, रिलीज हो गई जी। उसमें गाने। अब गजल अगर नज्म की बात करें जी। तो उसमें महेंद्र कपूर बड़ा नाम, जी। और भूपेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह और नितिन मुकेश, जी हाँ, और इसी तरह से एक दो नाम मैं और जोड़ना चाहूंगा आशा जो- भोसले और अनीता सिंघवी। जी। जी। एक राजकुमार रिजवी, अच्छा। बहुत अच्छे सिंगर हुए हैं वो, जी। और एक सिंगर और हुए खालिद, जो तलत महमूद की आवाज़ थे, बिल्कुल तलत साहब की तरह ही गाते थे और उनकी आवाज़ थे, उन्होंने भी गाया। और एक इस तरह के और हैं 2-4 नाम। जब आपने तलत महमूद का जिक्र किया तो एक बड़ा किस्सा भी आपसे ये जुड़ा है कि आखिरी गाना आपका ही गाया। हाँ, वो बताया ना मैंने, वो वली आजम फिल्म जिसका जिक्र किया मैंने कि चित्रगुप्त सिन्हा ने कहा कि भाई तलत साहब है, वो इत्तेफाक ये हुआ कि फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई, तो हिंदी फिल्म के लिए उनका गाया हुआ ये आखिरी गाना है बस। अच्छा जी। एक बड़ा किस्सा आपने भी कल सुना कि ओपी नैयर साहब को लेकर के किस्सा था कि लता जी उन्हीं के गीत गाया करती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ? नहीं, लता जी ये से नहीं वो गवाना चाहते थे। अच्छा। कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उन्होंने कसम खा ली कि हम लता जी से नहीं गवाएंगे और नहीं गवाया। वो किस्सा बताइए। ओपी नैयर साहब अच्छा। जो थे, हाँ, हाँ। वो पंजाबी थे, अच्छा। और उनका मिजाज जो था, वो जो बात कह देते थे उस पर फिर वो अड़ जाते थे। बड़े उसूली आदमी थे, उन्होंने कभी कम अपनी कीमत कम नहीं की, फिल्में छोड़ दी। स्टारडम का कोई क्रेज नहीं था। कोई नहीं, वो कहते थे मेरा म्यूजिक चलता है, मेरे म्यूजिक सुनने लोग आते हैं फिल्म देखने, मुझे स्टार से और कोई लता मंगेशकर भी बड़ी एक बड़ा सिंगर नाम। थी। तो जब शुरू में वो आए हैं हाँ। तो फिल्म थी, एक पहली फिल्म थी आसमान। जी। उस फिल्म के लिए उन्होंने एक गाना तैयार किया जो लता को सुनाया गाना गया। था। हाँ, और लता को गाना गाना भी था। साजिंदे भी आए, बैठे रहे साजिंदे, लेकिन लता मंगेशकर नहीं आई। लता मंगेशकर नहीं आई गाने। बस यही चोट थी। बस वो उस दिन से उन्होंने तय कर लिया कि मैं अब लता मंगेशकर से जिंदगी भर गाना नहीं गवाऊंगा। तो नहीं गवाया। नहीं गवाया। वसूलों के पक्के थे। जी। आशा भोसले उसकी आशा भोसले को आशा भोसले बनाने वाली है। तैयार कर दिया आशा भोसले को। अच्छा, लता की जगह पे। जी। और फिर उनके गीत, उनके आशा गाने वही गाने शुरू आशा कर ने दिए। गाए। अच्छा। आशा उनकी परमानेंट सिंगर थी। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, औरत भी गवाया, गीता दत्त से गवाया, शमशाद बेगम से गवाया, और उसमें भी मेल सिंगर्स में महेंद्र कपूर से गवाया, किशोर कुमार से गवाया, अपने तलत महमूद से गवाए, ये सब किया उन्होंने। लेकिन पेट उनका जो सिंगर्स थे, जो उनके स्टाइल पे होते थे, वो मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले। सारे गाने लता को कभी फिर नहीं गाने नहीं गवाया। कभी दोनों पैरेलल हैं, लता मंगेशकर और ओपी नैयर। कभी नहीं। और उनके जाना होता था क्योंकि लता और आशा आमने सामने ही रहते थे, कंपार्टमेंट एक ही दोनों फ्लोर पे बहनें थे। थी? हाँ, सगी बहने। सगी बहनें। सगी में सबसे और छोटी यही है। आमने सामने फ्लैट थे दोनों, तो आशा के यहाँ जाते भी थे और लता से मुलाकात भी होती थी। ओह। लता की इज्जत भी करते थे, उनकी तारीफ भी करते थे, लेकिन कहते थे मेरे स्टाइल पे लता की आवाज़ सूट नहीं करती, मेरे जो धुने हैं उसके लिए लता की आवाज़ नहीं, आशा की आवाज़, गीता दत्त की आवाज़। आशा भोसले को उन्होंने आशा भोसले बना दिया। जी। और इनको लेके भी तमाम किस्से हैं। उनका तो बड़ा जज्बाती लगाव था। अच्छा। दोनों का बड़ा जज्बाती लगाव रहा है, और सारी इंडस्ट्री जानती है, दुनिया जानती है, बड़े उनके रोमांस के किस्से, और दोनों मतलब बहुत करीबी रिश्ते। मधुबाला को लेकर के एक बड़ा फेमस किस्सा है। मधुबाला इतनी, यानी आप समझ लीजिए कि नैयर साहब जो थे वो किसी वजह से भी अपनी फीस कम नहीं करते थे, लेकिन अगर मधुबाला हीरोइन होती थी तो कंसेशन होता था। ओह। ये होता था। ये चाहत फैन थी। ये फैन चाहत फैन। थी। और यही हाल उधर था। मधुबाला भी अगर सुन लेती थी कि ओपी नैयर का म्यूजिक है, तो कहती थी कि उनको ये लगता था कि मेरा जो मैनरिज्म है, मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो उनके म्यूजिक से सूट करती है। बेशक, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अच्छा। जी, वो भी वो ब्लैक एंड व्हाइट ब्यूटी थी, हाँ। जो कि जी। इतनी खूबसूरत लगती थी। सादा सा मेकअप, ब्लैक एंड व्हाइट, मधुबाला का लेकिन जवाब। बहुत कम समय में
कम समय ही दे पाए। हाँ, वो तो देखिए बहुत कम उम्र में उनकी डेथ अच्छा, हो गई। तो इनके भी कुछ रोमांस के किस्से थे? नहीं, रोमांस नहीं था। अच्छा। वो एक एज ए Attraction आर्टिस्ट था। दोनों की एक Attraction था, क्या रिकग्निशन, कहेंगे? एक रिकग्निशन एक दूसरे को, वो भी आर्टिस्ट वो भी आर्टिस्ट, वो अच्छा, एक्ट्रेस उसकी इज्जत थी, हैं, उसकी इज्जत इज्जत थी। थी। अच्छा, और वो दोनों काम करना चाहते थे साथ, इसलिए ये दोनों एक तरफ, दोनों तरफ से एक वो होता था कि भाई काम हो जाए साथ, वो आ जाए मैं आ जाऊं साथ। कोई ऐसा किस्सा? नहीं, ऐसे बहुत से किस्से हुए। इनकी किशोर कुमार से कैसे शादी हो गई? अब ये तो दिलीप कुमार को चाहती थी। देखिए वो तो मामला मैं मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। अच्छा। उसमें ये ज़रूर हुआ कि दिलीप कुमार जो थे वो उनको बहुत चाहते थे मधुबाला को, लेकिन हुआ ये कि फिल्म नया दौर जो थी उससे पहले मधुबाला हीरोइन थी, दिलीप कुमार मधुबाला, वैजयंती माला बाद में आई। उसकी शूटिंग के लिए बाहर जाने का था, भोपाल के पास कहीं शूटिंग था, लेकिन उनके जो वालिद थे अताउल्ला खां, वो उसको अलाउ नहीं कर रहे थे बाहर जाने के लिए। अच्छा, मधुबाला को उसमें प्रोड्यूसर बी आर चोपड़ा से और मधुबाला से वो हालात ख़राब हो गए, और उन हालात के ख़राब होने में फिर ये हुआ कि मधुबाला जो थी फिल्म से निकाल दी गई, अलग कर दी गई। अच्छा, म्यूजिक ओपी नैयर का था। तो दिलीप कुमार से भी ताल्लुकात उन्हीं दिनों ख़राब हुए मधुबाला से। जी जी, दिलीप कुमार चाहते थे और ये दुनिया जानती थी फिल्म, और दिलीप कुमार ने इकरार भी किया कि मैं मधुबाला को पसंद जान न्यौछावर हाँ, करते थे। शादी करने तक की बात हो गई थी। मगर जब ये हालात हो गए तो उस मुकदमे में, वो मुकदमा जब किया गया, बी आर चोपड़ा ने मधुबाला पे मुकदमा कर दिया। अच्छा, तो उस मुकदमे में दिलीप कुमार जो थे वो इधर थे बी आर चोपड़ा की तरफ, मधुबाला के अगेंस्ट। ओह, मेरे ख्याल से प्यार दुश्मनी में बदल गया। हाँ, इख्तलाफात वो ये हो की गया। जो ये वजह थी, जी, वो ये हुआ, ये वो संगीन वजह थी जिसकी बिना पे इनकी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई। ओह, तो बदला लेने के लिए उसने किशोर से कर लिया, उन्होंने किशोर से कर लिया। और किशोर और मधुबाला के भी बड़े किस्से हैं। ज़्यादा बनी नहीं उन दोनों की। अब बनी नहीं, वो और तो बताते हैं बड़ा किशोर कुमार शक्की तो- टाइप के थे वो। तो हाँ, वो तो किशोर कुमार। उन्होंने तो 4 शादियां की। जी। तो चलिए ठीक है, उनके हालात निजी ज़िंदगी का क्या बताएं, कुछ कहें। तो ये वजह ये हुई थी। अच्छा, लता जी और आशा जी में क्या अंतर पाते थे? कौन, लता जी बड़ा नाम हो चुकी थी, लता तो प्राउड establish भी हो था, चुकी थी। प्राउड भी था क्या? लता को बड़ा वो था कि भाई जाहिर है कि लता की जैसी आवाज़ फीमेल में कोई थी भी नहीं, और इसमें कोई शक नहीं कि लता बहुत बड़ी आर्टिस्ट गुजरी हैं। और इनकी वजह से कई फीमेल सिंगर जो हैं वो डिप्रेस हुई। सुधा मल्होत्रा उनमें से एक है। दब गई बहुत सी एक्ट्रेस। सुधा मल्होत्रा बहुत अच्छा गाती थी, गाने वाली, हाँ। शिकार हो गई वो इनकी लेकिन लता को लोगों ने प्रेफर किया। बहुत से ऐसे गाने हुए कि दूसरे से गवा के फिर लता की आवाज़ में डब कराए गए। हाँ, उनके तो काट कितनी बड़ी इंसल्ट थी उनके लिए। ये बहुत बड़ी बहुतों को वो हुआ, कितने लोग फ्रस्ट्रेटेड हुए। तो ओपी नैयर साहब का आपका कितने सालों तक साथ रहा? आखिर वक्त तक, बिल्कुल। वो आखिर में किसी से मिलते नहीं थे, 2 लोगों से मिलते थे सिर्फ। जी, जी हाँ, एक गोपाल शर्मा, वो भी अनाउंसर थे, रेडियो पे थे, और एक मैं, सिर्फ 2 आदमियों से मिलते थे और किसी से मिलते नहीं थे वो। मतलब यूँ किसी कहीं रहे जहाँ वो वहाँ मिलना जुलना, लेकिन कोई बाहर से मिलने आए तो वो कभी अटेंड नहीं करते थे। क्योंकि नैयर साहब ने मिलना छोड़ दिया था बिल्कुल आखिर दिनों। फिल्में छोड़ दी थी उन्होंने, फिल्में करनी छोड़ दी थी। वो कहते थे कि मैं वो काम नहीं करूँगा जो चल रहा है मार्केट में, मैं अपना काम करूँगा, और आप चाहेंगे कि मैं वो करूँ, वो मैं करूँगा नहीं। वो अलग आदमी था। ओपी नैयर दूसरा फिल्म इंडस्ट्री में कोई है ही नहीं, और ना आएगा। वो अलग आदमी था बिल्कुल। वो अलग आदमी था। वो कहलाते थे लोग कि ही इज प्रिंस अमंग म्यूजिक डायरेक्टर्स। ही इज प्रिंस अमंग म्यूजिक डायरेक्टर्स। आपको मैं बताऊं, ऐसा आदमी था वो कि रेडो घड़ी एक उस जमाने में थी, बड़ी बहुत मशहूर। महंगी आज हाँ, भी- आज भी बहुत है। महंगी आज है। हाँ। वो पहली बार बांध के आए रिकॉर्डिंग में। किसी म्यूजिशियन ने कहा नैयर साहब बड़ी अच्छी घड़ी है, बहुत अच्छी है, खोल के दे दी उसको। वो कह रहा नहीं अरे मैं तो ऐसे ही तारीफ कर रहा था। नहीं बेटा तू रख। किसी ने एक अच्छा पीस बजा दिया, इधर आ 100 का नोट। मैंने खुद देखा। मैं और नैयर साहब टहल रहे थे मैरिन ड्राइव पे, एक फ़कीर आया और आके मांगने का तरीका, कहने बेटा जेब में हाथ डाल।
जितनी रेसकारी सब तेरी। ओ, ये कह दिया कि रेसकारी, नोट नहीं, इसको रेसकारी। दरिया दिली कहेंगे। हाँ बहुत, कोई यानी फनकार थोड़ा नाजुक मिजाज होता है ना। नहीं, और वो उस आदमी का तो यानी ऐसा था कि किसी को मकान दिला दिया, किसी को कहीं भिजवा दिया पढ़ने के लिए। अजीब आदमी था वो तो। परिवार में वो कौन भी- कौन है? उनके परिवार में बीवी अब नहीं रही, 3 लड़कियां हैं और 1 बेटा है। अच्छा, वो लोग क्या करते नहीं, शादी वादी नहीं हुई इन लोगों की, और कुछ अपने देखिए, समंदर के किनारे अपार्टमेंट है, और अपार्टमेंट आज उसके मालूम है कितने करोड़ की कीमत है उसकी। बैंक बैलेंस है, सबका FD ये वो सब है, सब करके गए हैं। कुछ वो उन्होंने वहाँ घर छोड़ दिया, उन्होंने 2 मिनट में छोड़ दिया फैमिली को। फैमिली ने केस किया उनके ऊपर। अरे, हाँ, केस हारे भी हो। और केस किस बात का किया? वो हुआ ये था कि वो कह रहे थे कि मैं ये अपार्टमेंट बेच दूंगा और हम लोग मतलब मैं अलग ले लूँगा और तुमको। उनको असल में फैमिली के साथ रहने का मज़ा नहीं वो आता था, नहीं था, वो अलग रहने का आदी थे। उनका जो म्यूज़िक सेशन वो अपार्टमेंट था जहाँ हम लोग काम करते थे, स्टूडियो। तो वहाँ रहते थे, म्यूज़िक रूम था उनका, वहाँ ये सब साज और ये सब रखे और सब वहीं वो सोते थे, वहीं वो रहते थे, रात में वहीं रहते थे। रात का खाना होटल में खाते थे, दिन में वो फैमिली से मिलते थे, शाम को वो आ जाते थे। तो वो बेचना चाहते थे वो, उस पर फैमिली ने केस कर दिया, तो केस ये हारे भी। अरे, और उसमें लेकिन अपील करने का वो था कि अपील कर सकते हैं, तो लेकिन वो कहने लगे, मुझसे ही कहने लगे, मैंने कहने लगे मैं केस जीत के भी दिखा दूँ, अपील भी करूँ, लेकिन मेरी फैमिली तो परेशान हो जाएगी। उसूलों वाले लोग हाँ, उस अलग अलग रहने लगे। अलग रहने लगे। ये है किस्से। अजीब आदमी था। तो देखिए, बम्बई जो मुंबई बन गई और 60 दशक का जो सफर है वो करीब आपने वहां पूरा किया। सीतापुर के रहने वाले हैं और 1967 में आप मुंबई गए थे और आज 2025 है। इतना लंबा सफर, बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी हस्तियों के साथ आपने समय बिताया, बहुत सारी फिल्मों में आपके गीत गुनगुनाए गए और उन गायकों ने आपके गीतों को गाया जिनको आज भी लोग सुनते हैं। सदाबहार नगमे जो आज जब बजता है तो लोगों को लगता है कि आज का ही दौर है। तब में और आज में कितना फर्क आ गया। आज बहुत सुपर हिट गाना होता है, कुछ दिन बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं लोग। देखिए, ऐसा है जी, कि पहले ये होता था कि लिखने वाला जो होता था, जिससे गाने लिखवाए जाते थे, वो या तो शायर होता था या कवि होता था, करेक्ट। उसी से लिखवाया जाता था। आज कोई भी लिखता है, आज कोई भी लिखता है। लोग तो- वो नहीं है कि लोग तो AI से लिखवा लेते हैं। हाँ, कहीं से भी ले लेते हैं, कहीं से भी उठा लिया कोई चीज़। पुराने आजकल तो आप देखिए, पुराने गानों को फिर से वो किया जा रहा है, रिमिक्स कर दिया। मुखड़ा वही है और बाद में थोड़ा आगे कुछ और बढ़ा के लिख रही हो। और एक चीज़ और हुई है जो खैर वो तो कुदरती वो है, कुदरत का निज़ाम है। ज़बान बदलती है, हर अहद में बदलती है, हर नस्ल में बदलती है। बल्कि एक अंग्रेज़ में तो ये लिखा है कि हिंदुस्तान में हर नदी के बाद ज़बान बदलती है, भाषा बदलती है, और ठीक बोली बदलती है। हाँ। तो आज की नस्ल जो है उसके, लेकिन क्या हुआ है कि सही ज़बान आज की नस्ल को नहीं आती है। जो सबसे बड़ा अलमिया हाँ, है। अलमिया है। और देखिए, हर चीज़ की एक सतह होती है, शायरी की भी एक सतह है, शायरी की एक ज़बान है, उसकी एक सतह है। हम बातचीत करते हैं, वो ज़बान अलग है, हम शायरी करते हैं, वो ज़बान अलग है, बेशक। गीत की ज़बान अलग है। और गीतकार को तो सफ़ेद पानी की तरह होना चाहिए कि उसमें रंग जो डालना चाहे वो डाल ले। अगर वो रंग अगर वो कबूल नहीं करता है सफ़ेद पानी, तो फिर वो गंदा पानी है, क्योंकि उसमें अलग अलग सिचुएशंस होती। और आजकल तो ये भी हो गया, अब सिचुएशंस रही नहीं है फिल्मों में। बिल्कुल। अब लोरी आपको सुनने को नहीं मिलती फिल्मों में, अब फ़कीर का गाना आपको नहीं मिलेगा, कहाँ मिलता है? तब्दीलियाँ आ गई। तब्दीली क्या, अब कोई अब रोमांटिक गाना भी होगा तो बैकग्राउंड से आ रहा है
और थोड़ी देर हुआ और उसके बाद ख़त्म हो गया। वो गाने, बहन भाई के गाने, प्यार के गाने, कितने जब भी कोई त्योहार आते थे, जब भी कोई ऐसा त्योहारों के गाने, बिल्कुल वही गाने गूंजते थे। आज भी गूंज रहे हैं। आज भी वही उनके साथ हम जिए हैं। वो गीत जो थे उनके साथ हम बड़े हुए हैं, पले बढ़े हैं। नहीं, उन गीतों के साथ लगता था कि त्योहार आने वाला है या त्योहार आ जाए, एक दूसरे के संपूरक। जी, यही होता था। वो उमंग, जोश, वो माहौल सब कुछ बनाने का काम करते थे। वो हमारे अंदर रहे जी। गीत जो है अंदर है हमारे। आज के गीत जो है वो बाहर भी नहीं है। तो हम कुछ दिनों बाद इधर उधर हो जाते हैं, जैसा आपने फरमाया। बिल्कुल। तो अच्छा, उस समय जब आप लोग गीत लिखते थे और सुपर डुपर फिल्म हो जाती थी, गीत छा जाता था, जी, तो कितना पैसा मिल जाया करता था? उस जमाने में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। अच्छा। हाँ, आपको ये जान के हैरत होगी कि जब मैं गया हूँ यहाँ 67 में, तो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी भी ज़्यादा पैसा नहीं लेते थे गाने के। अच्छा। हाँ, 1000 रुपया। अरे उस ज़माने में 1000 रुपया बहुत था। बहुत था भाई, 1000 रुपया बहुत था उस ज़माने में। तो मैं तो 1000 रुपए जब मिलता था तब सोना क्या भाव और था? मोहम्मद रफ़ी, जब 1000 रुपए मिलता था तो सोना क्या भाव था? मुझे लगता है 10,000 रुपए का तोला रहा होगा। नहीं, और भी कम, जी, और भी कम रहा होगा। 67 की बात, 10,000 तो मैंने अपने जमाने में देखा है, मतलब उसको। मोहम्मद रफ़ी ने जी 500 रुपए में भी गाना गाया है और 1 फ्री रुपए भी में गाया गाया है, है। और फ्री भी गाया है। 1 रुपए में गया, टोकन 1 रुपए लिया है। और बाद तक, लास्ट तक कितना मिलना शुरू हुआ? लास्ट तक तो काफ़ी 50-60 अच्छा। हज़ार भी तो भाई हम लोगों को मिला है। भाई उनने जो कैरियर शुरू किया था, 50,000 मैंने लिया है गाने का। अब तो मेरी मार्केट यही हो गई, इससे कम नहीं। अभी भी लिख रहे हैं? मैं एक फिल्म फिलहाल? अभी आपसे बताया भी था मैंने कि हाँ, वो एक 30 किस मोड़ पे, कौन से नहीं, वो तो एक फिर picture उसी है, मोड़ पर, फिर उसी मोड़ पर, फिर उसी मोड़ पर, तलाक 3 तलाक के ऊपर है। फिर उसी मोड़ पर अभी वो तो रिलीज होनी वो तो रिलीज नहीं हो चुकी। अच्छा, हाँ, वो तो पहले की बात है। इन्हीं की दूसरी फिल्म एक थी, शुरू होने वाली थी, तो इन्होंने मुझसे 2 गाने लिखवा लिए। 4 गाने हैं फिल्म में, तो 2 लिखवा लिए थे, उसके उन्होंने पैसे भी दे दिए। मगर वो हमारा जो उनका जो पार्टनर था वो कनाडा गया हुआ था किसी वजह से, और वहाँ उसको किसी ने गोली मार दी। अरे हाँ, तो फिल्म बंद हो गई है। अच्छा, आ नहीं पाई, रिलीज नहीं हो पाई। रिलीज क्या अभी बनी नहीं बनी ना, नहीं पाई, गाने रिकॉर्ड नहीं हुए मेरे। हालांकि पैसे दे दिए उन्होंने मुझे, लेकिन गाने रिकॉर्ड नहीं हुए अभी तक। अच्छा, आप जब मुंबई में रहते होंगे तो तमाम किस्से कहानियाँ होंगी, कोई ऐसा किस्सा कहानी जो आपको भी मतलब सुनाना चाहेंगे दर्शकों को, वो बहुत चर्चित हुआ हो, जो कि आपने करीब 60 साल बिताए हैं? नहीं तो किसके बारे में? कोई भी ऐसे, कोई भी जो ऐसी बड़ी अदाकारा हो। काबिल बहुत से वाक़यात तो बहुत हैं जिसके बारे में भाई, जिससे मिलिए या जिसके बारे में सुनिए तो कोई ना कोई तो असर होता है। अगर उससे वाबस्तगी है या उससे मिलना जुलना है या हमारी मुलाकात है, तो आप बताइए किसके बारे में मैं बताऊं, जिसके बारे में कहिए बताऊं। अगर मेरी उनसे मुलाकात है या उनके आपसे और किन से मुलाकात थी? देखिए, मेरा ज़्यादातर फिल्म इंडस्ट्री में जो मेरा साथ रहा वो म्यूज़िक डायरेक्टरों का साथ रहा, क्योंकि मैं लिखता था और वो कंपोज करते थे। तो सिंगर्स वगैरह से रिकॉर्डिंग पे मुलाकात होती, रफ़ी साहब से भी रिकॉर्डिंग पे ही मुलाकात हुई, तो साथ रहा। दिलीप साहब से मिला, ये अपने धर्मेंद्र जी भी बहुत अच्छा इंसान है, क्या बात। अच्छा, मुकेश का बहुत कम समय? मुकेश जी से मेरी मुलाकात नहीं रही। अच्छा। उनके बेटे ने मेरी 2 गज़लें गाई हैं, नितिन मुकेश। हाँ, उसने मेरी 2 गज़लें गाई हैं। नितिन मुकेश चल क्यों नहीं पाए? आवाज हुबहू थी लगभग। हाँ। लोग पसंद भी करते थे नितिन मुकेश को। नहीं, देखिए एक चीज़ होती है ना, वो एक क्या होता है कि जो बड़ा पेड़ हो जाता है उसके साए में छोटा पेड़ फिर नहीं होता। बहुत सही कह रहे हैं, इससे के तमाम एग्जाम्पल हैं कि अगर बाप ने नाम कमा लिया तो फिर बेटों के हिस्से में कुछ नहीं आया। अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जितना नाम कमाया, सनी देओल और बॉबी देओल उतना नहीं कमाए। तो रोहित शेट्टी जितना नाम इसने कमाया, इसके बाप ने नहीं कमाया। एमबी शेट्टी ने फाइट मास्टर था, गंजा, यही होता है, जो धर्मेंद्र के साथ लड़ता था, तो बाप ने उतना नाम नहीं कमाया जितना रोहित शेट्टी ने कमाया। तो ये तो कोई एक ही कमाएगा, या तो बाप कमाएगा या बेटा। नितिन मुकेश बहुत अच्छा इंसान है। तो मुकेश कहाँ थे?
लेकिन वो मुकेश सिंगिंग मिला में सच है। सिंगिंग में वो बात नहीं है जो मुकेश जी की है। हाँ वो चीजें तो नहीं। वो मैच्योर और एस्टेब्लिश और कितने, यानी सबसे सीनियर वही थे। तलत रफ़ी उनसे सबसे पहले मुकेश जी आए, और मुकेश जी बने यहाँ के सीतापुर के हमारे रिश्तेदार हैं। वो आज सीतापुर डॉक्टर सफदर उनके लिखे गाने से। अच्छा जी तू पर्दा नसी का आशिक है, हाँ, दिल जलता है तो जलने दे। जलता है तो जलने। आहा पहली नज़र- सीतापुरी का लिखा हुआ पहली गाना। नज़र फिल्म, सीतापुर का वो भी लिखा हुआ गीत पहली था। नज़र फिल्म थी। अरे वाह। अनिल विश्वास जी का म्यूजिक था। मुकेश ने गाया हाँ, था। मुकेश ने। और अनिल विश्वास वो आदमी हैं जिन्होंने मुकेश को बनाया, जिन्होंने तलत महमूद को बनाया। ओ तलत महमूद को भी आरजू फिल्म में अनिल विश्वास ने म्यूजिक वो दिया था, चार्ज दिया था। जब आपने सीतापुर का जिक्र कर ही दिया जी। तो सीतापुर का जिक्र दिल दिया दर्द लिया, फिल्म राम श्याम हाँ और गंगा जमुना हाँ, वजाहत और मिर्जा, कोहिनूर, जी, और वजह- मुगल आजम मुगले मुगले आजम, आजम, जी, ये डायलॉग राइटर, और मेरे घर से मिला घर है इनका, वजाहत मिर्जा वजाहत मिर्जा साहब। चले गए वाह। कराची। और उनको घर वहाँ महल्ले में लोग वज्जू भाई और वज्जू चचा कहते थे। वाह, दिलीप कुमार भी उनको वज्जू भाई कहते थे। अरे वाह, जी, इतनी बड़ी शख्सियत। और सीतापुर ने बंटवारा पैदा हुआ सीता- तब पाकिस्तान नहीं में? नहीं, बम्बई में थे। अच्छा। बम्बई में थे। उन बाद में उनके भाई वो चले गए पाकिस्तान। तकसीमुल मुल्क के बाद चले गए। नहीं, जब बहुत दिनों डिवीजन बाद नहीं, अभी बहुत अभी गए हैं। आखिरी फिल्म उन्होंने ये की थी इनकी, राम और श्याम वगैरह। हाँ, सब करके दिलीप गए, कुमार हाँ, की। ये करके गए, अच्छा सब करके गए। आदमी, आदमी हाँ, दिलीप कुमार गंगा की। जमुना, ये सब उनके लिए। आज दिलीप कुमार तो पहला वो होता था कि ये वजाहत मिर्जा लिखेंगे डायलॉग, वज्जू भाई कहते थे उनको। और एक बार तभी यहाँ सीतापुर का एक मल्टीप्लेक्स जो पहला बना है वहाँ लगी हुई है। अरे वाह, ये जो सिनेमा हॉल नहीं बना पहला सिनेमाज मल्टीप्लेक्स, सिनेमाज, नहीं पहला सीतापुर का हाँ हाँ हाँ, सबसे पहला जो बना है, जी जी जी, वहाँ आज भी वो तस्वीर लगी है, पूरा डिस्क्रिप्शन है, आप देख के आइए। और एक बात और बताओ, बड़े मज़ेदार। मैं उनसे बम्बई में मिला, मैं यहाँ वो आते थे तो मेरी मुलाकात नहीं होती, लेकिन लोगों ने बताया है कि वो आमों के, अब जैसा आजकल का मौसम है, आम का ज़माना, वो सीतापुर आते थे। अरे वाह, हाँ, सीतापुर से इतना सीतापुर लगाव आते था, थे, हाँ, नाता लगाव, था। घर भी था। जी, हाँ, जी। और हाँ, जड़ें उनकी। तो और कहते थे बाल्टी में आम भगो के चूसने वाले आम उनको बहुत पसंद थे। कहते थे लुंगी लुंगी आम खाओ, एक लुंगी अगर खराब हो गई तो बदल के दूसरी लुंगी। अरे वाह, ये उनका अंदाज ये था, उनका अंदाज था। वज्जू भाई, आम के शौकीन थे। वज्जू चचा। देखिए सीतापुर की बात कर रहे हैं, सीतापुर की शख्सियत आपके सामने है, और सीतापुर की शख्सियत जो पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी उनका नाम रहा और उनको आज लोग याद करते हैं। ऐसे ही जावेद अख्तर साहब की बात कर लें, जावेद अख्तर साहब के वालिद वगैरह, हाँ, जानिसार अख्तर साहब। हाँ वो सीतापुर हाँ, के खैराबाद खैराबाद के थे। यही के- पिछले दिनों आए भी थे जी वो अजय, यहाँ पे। जानिसार अख्तर बड़ा नाम है उर्दू शायरी में, बड़ा नाम है जानिसार अख्तर, जानिसार अख्तर, यस। बहुत बड़ा नाम है। और आपको एक किस्सा सुना दूं जी, जी, कि जी। जानिसार अख्तर साहब की जो बीवी है सफिया सिराजुल हक, हाँ, वो अच्छा। मजाज की बहन। सफिया सिराजुल हक मशहूर शायर मजाज लखनवी की सगी बहन है। सफिया। और उन्होंने जो अपने शौहर को खत लिखे थे वो लिखते थे डियर जानू, हाँ। और इसके जवाब में वो लिखती थी डियर सफिया। वो खत आज भी जो है ज़ेर लब के नाम से छपे हैं। हाँ, और का नाम वो है BA ज़ेर लब। उर्दू में पढ़ाए जाते हैं, उनमें अदब की चाशनी थी। जी, क्योंकि और वो यही मुंबई न्यू चले गए थे। हैदराबाद, यही न्यू हैदराबाद लखनऊ में जावेद अख्तर का बचपन बीता। वो लखनऊ चले रह गई थी, हाँ, लखनऊ उनके में। साथ अपने जो कंदुनी है यहाँ के जय चौधरी और जावेद अख्तर साहब, ये दोनों लोग रूम पार्टनर थे। एक किस्सा शायद आपको नहीं पता होगा, वो किस्सा भी बता दूँ। जो शोले फिल्म बनी तो सलीम साहब और जावेद साहब, इन दोनों लोगों ने अपने मित्रों के नाम रखा। तो जो जय और वीरू। जय वीरू, अच्छा। तो जय जो थे वो सीतापुर के जय चौधरी, अच्छा अच्छा, और जो वीरू थे वो सलीम साहब के उनके दोस्त थे। हाँ। ठीक है, तो ओके। जय वीरू दोस्तों के नाम रखे। हाँ। और फिर उसके बाद जय चौधरी जो हैं, जो सीतापुर का जो कंदुनी है, वहाँ पर उन्होंने उनके नाम से जय जावेद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया, अरे वाह, उनके नाम से। वो सीतापुर में ही बना हुआ है। बहुत अच्छा। ठीक है ना, तो ये जो दोस्ती की मिसाल थी। बहुत अच्छा। और देखिए जय और जावेद, शोले की अगर बात करें, जय वीरू की बात करें, तो उसमें भी जय पहले उनका इंतकाल होता है, जय का मार दिए जाते हैं। मार दिए जाते। यहाँ भी जय साहब, जो जय चौधरी साहब हैं,
उनका निधन हो गया। उसमें जावेद साहब आए थे उस कार्यक्रम में, उन्होंने अपने दोस्ती के किस्से और उनका बखान किया था। तो मैं भी उस कार्यक्रम में गया था, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया हुआ है, जावेद अख्तर साहब का। तो ये सीतापुर की ये शख्सियत बिल्कुल और दोस्ती की ये मिसाल, आज आप 60 साल का सफरनामा करीब बता रहे हैं मुंबई का, कि मुंबई कितनी बदली, मुंबई में कितना हुआ। अच्छा, पहले एक आखिरी सवाल, हम उस पर आ जाएं। मुंबई में पहले जिस तरीके से कहते थे अंडरवर्ल्ड का बड़ा प्रभाव है, अब मुंबई हो गई, तो ये सब खत्म हुआ है कि अभी भी बहुत सारे आप देखते होंगे अभिनेत्री और अभिनेता इन चीज़ों को समय समय पर बयान देते हैं, तमाम चीज़ों की बातें कुछ ना कुछ तो असर बाकी है ही हर जगह। और उसके लिए जो हमारी जो फिल्में हैं जिनमें ज़्यादातर ये सब दिखाया जाता है, वो बहुत हद तक जिम्मेदार है। वो भी देखिए अभी उनका मर्डर हुआ, ये इनके सलमान कुमार, गुलशन कुमार के अलावा वो अभी सलमान के जो थे, क्या नाम था उनका, बाबा सिद्दीकी। हाँ, बाबा सिद्दीकी उनका। अच्छा, तन्वी आज़मी के शौहर तन्वी आज़मी नहीं, वो नहीं, बाबा सिद्दीकी अलग है। बाबा सिद्दीकी एक अलग शख्सियत थे, और उनके जो फिल्म जितने अभिनेता और सरकार के बीच के कड़ी थे जी, वो तो ऐसा एनसीपी नेता थे। असर तो देखिए रहता है, अच्छा। ऐसे जगहों पे कुछ ना कुछ असर रसूख तो रहता ही है। और उसका लेकिन नहीं, आपने वो दौर भी गुजारा, ये दौर भी गुजारा, तब कैसी सुरक्षा रहती थी, अब कितना बदलाव दिखा वहाँ? नहीं, बम्बई में अब पहला जैसा माहौल नहीं है, ज्यादा बिगड़ा हुआ है। अब ज्यादा बिगड़ा हुआ जी। बिगड़ा किस दिशा में है? इसी तरह की जैसे सड़कों पे देखिए, सड़क पे मार दिए गए बाबा सिद्दीकी, सिक्योरिटी वो नहीं है, पहले ज्यादा अच्छा था। हाँ, सलमान खान को देख लीजिए, हालांकि उनका सलमान खान को इतना हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है, उनकी कोई लाइफ नहीं रह गई, उनका घर जेल जैसा बन गया है, और बराबर निरंतर धमकियां मिल रही हैं। वहाँ आप देखिए, जब कहते हैं कि आधुनिक पुलिस हो गई है, इतनी सुरक्षा हो गई, लेकिन आज आलम यह है कि सलमान खान कहीं बिना उसके जा नहीं सकते। एक कैबिनेट मिनिस्टर से भी ज्यादा सुरक्षा सलमान खान की निजी सुरक्षा, और प्लस जो सरकार ने उनको सुरक्षा दे रखा, बुलेट प्रूफ घर बनवाया हुआ है। तो ये दौर है मतलब मुंबई का, ये दिख रहा है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग वहां जाते हैं मुंबई में बनने के लिए, बहुत सारे हीरोइन, बहुत सारे अभिनेता बनने के लिए जाते हैं, लेकिन आप देखते होंगे उनमें से कुछ ही वो मुकाम पाते हैं, बाकी के साथ क्या कुछ होता है? संघर्ष नहीं, ऐसा है कि देखिए पहले का दौर जो था, टीवी नहीं था, जी, ये चैनल्स नहीं थे। अब ये सब जो बढ़ गया है तो काम काफ़ी हो गया है, लोगों को अगर फिल्म में नहीं मिल रहा है तो उधर जा रहे हैं। तो संघर्ष है, स्ट्रगल है लोगों का, लेकिन दाल रोटी की वो मसला अब नहीं है कि शाम को खाएंगे क्या, इतना हो गया है लोगों के कितना हो गया है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है, क्योंकि ये चैनल्स ने और टीवी के और कहीं भी अपना वो कर लेते हैं, बिल्कुल, जो उनके अंदर हुनर है उसको कहीं न कहीं सीरियल्स वगैरह जो बनते रहते हैं, इनसे बहुत लोगों को काम मिलने लगा है। ये हुआ है, स्कोप हुआ है, मैदान काफ़ी। बिल्कुल। तो बम्बई से मुंबई, और वहाँ बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ जिनका बखान कर रहे थे, आप लगातार सुन रहे थे अहमद वसी साहब को, जाना माना नाम, इनके गीतों को, इनकी जो शायरी है उसको आज तमाम फिल्मों में आप सुन रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और आगे भी उम्मीद करेंगे कि अभी इस दिशा में आपकी कलम चलते रहे। अरे, और हम लोगों आप को सबकी बहुत सारी चीज़ें, जो लोग सुनते हैं उनकी मोहब्बत है, जो लोग पसंद करते हैं उनका प्यार है। बिल्कुल, हम लोग तो इनके बगैर, नाजरीन के बगैर, सामीन के बगैर हम लोग कुछ है ही नहीं। चाहते हैं कि चलते चलते कुछ कलाम पेश कर दें। हाँ बिल्कुल। एक नज़म तो सुनाई थी आपको, चलिए सुन लीजिए कि हाँ, गज़ल एक सुन लीजिए। गजल सुना दी। ये चाल चल गया क्या है दुनिया, वो दुनिया वाली, वो तो उस पर पड़ी भी हुई। अच्छा, भूल रहा हूँ यार। अरे आप अगर इस उम्र में भूल रहे हैं तभी भी गनीमत है थोड़ा बहुत। नहीं, मैं जो तो सुनाना मोबाइल चाहता ने हूँ, सब कुछ भुला दिया है। हाँ मैं तो सब मोबाइल पे रखता हूँ मुझे कुछ याद नहीं रहता। नहीं, मुझे याद रहता है, मगर सुन लीजिए। खैर, हाँ जी जी। कि न हो शोहरत तो गुमनामी का भी खतरा नहीं होता। क्या बात, न हो सही बात। शोहरत हाँ, तो गुमनामी का भी खतरा नहीं होता। नहीं सही होता। बात। बहुत मशहूर होना भी बहुत अच्छा नहीं होता। क्या बात,
क्या बात। बहुत मशहूर होना भी बहुत अच्छा नहीं होता। और फसादों, हादसों, जंगों में ही हम एक होते हैं। ओहो, फसादों, हादसों, जंगों में ही हम एक होते हैं। कोई आफत ना आए तो कोई अपना नहीं होता। क्या बात है। कोई आफत ना आए तो कोई अपना नहीं होता। और समझने लगता है दुनिया को बच्चा पैदा होते ही। अच्छा, समझने लगता है दुनिया को बच्चा पैदा होते ही। अब इस दुनिया में बच्चा बन के वो पैदा नहीं होता। बहुत अच्छे, बहुत इस दुनिया में बच्चा बन के वो पैदा नहीं होता। और अंधेरा घर में बाहर रोशनी, ऐसा भी होता है। क्या बात। अंधेरा घर में बाहर बाहर रोशनी, ऐसा भी होता है। किसी का दिल तो होता है, बुरा चेहरा नहीं होता। क्या बात, किसी क्या का बात। दिल तो होता है, बुरा बुरा चेहरा नहीं होता। और बरसता टूट कर दीवाना वार इस प्यासी बस्ती पर, हाँ, बरसता टूट कर दीवाना वार इस प्यासी बस्ती पर। किसी जंगल पे ये बादल अगर बरसा नहीं होता, बहुत सही। क्या बात। किसी जंगल पे ये बादल अगर, और मिला लेता है मैला हाथ मिलकर कोई भी, लेकिन हाँ, मिला लेता है मैला हाथ मिलकर कोई भी, लेकिन मिलाता है नज़र वो जिसका दिल मैला नहीं होता। बहुत उम्दा। मिलाता है नज़र वो जिसका दिल मैला नहीं होता। और कभी अहमद वसी शेरों में रंगे मीर आ जाए, हाँ, कभी अहमद वसी शेरों में रंगे मीर आ जाए। हम ऐसा चाहते तो हैं मगर ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। न हो शोहरत तो गुमनामी का भी खतरा नहीं होता। बहुत मशहूर होना भी बहुत अच्छा था। तो हम चाहेंगे कि अक्स लखनवी साहब इस कार्यक्रम का बाइंड अप करें। कुछ आप भी कुछ आपके सम्मान में कुछ सुनाएं और यहीं पे इसको हम तो खत्म सुनना चाहेंगे करेंगे। अक्स आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि आपसे ही समापन हो। तो चूंकि दर्शक चाहेंगे, आज आपने इतना समय दिया और खासकर सीतापुर की बात थी और सीतापुर की शख्सियत जो करीब 6 दशक से मुंबई में एक ऐसी पहचान कि जिनको देश दुनिया जिनके गीतों को, जिनकी शायरी को सुनती आ रही है। तो आज खुद आई इंडिया के स्टूडियो आए थे। ये हमारे लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है और हम उम्मीद करेंगे कि ये प्यार आपका आगे भी मिलता रहे। तो सर, समापन करिए। मैं, अहमद वसी साहब मुझसे बहुत सीनियर हैं। होना तो ये चाहिए कि अहमद वसी साहब के कलाम पे अख्ताम होना चाहिए, यानी ख़त्म होना नहीं, चाहिए। ऐसा कुछ नहीं तो है। मैं सुना देता हूँ और उसके बाद उनसे मैं इल्तमास करूँगा कि वो कोई 4 लाइन या 2 शेर या कुछ सुना दें, ताकि मेरी बात रह जाए। मेरे सीनियर हैं, उनकी बात पे जो है बात ख़त्म हो। तो मैं सुना देता हूँ। तो यूँ है कि मेरी उड़ान तेरे सामने ज़रा भी नहीं, वाह, मेरी उड़ान तेरे सामने ज़रा भी नहीं, मगर तू मेरे बराबर कभी उड़ा भी नहीं। मेरी उड़ान तेरे सामने जरा भी नहीं, मगर तू मेरे बराबर कभी उड़ा भी नहीं। मैं एक लम्हा कभी चैन से जिया भी नहीं। मैं एक लम्हा कभी चैन से जिया भी नहीं। तवील मने लंबी, तवील जीस्त से फिर भी मुझे गिला भी नहीं। तवील जीस्त से फिर भी, लंबी जिंदगी से, तवील जीस्त से फिर भी मुझे गिला भी नहीं। और हवा के दोष माने कांदा, हवा के दोष पे जलता हुआ दिया भी नहीं। मुजाहिदीन की मानिंद मैं लड़ा भी नहीं। हवा के दोष पे जलता हुआ दिया भी नहीं। मुजाहिदीन की मानिंद मैं लड़ा भी नहीं। और शजर कहते हैं पेड़ को, शजर ने किस लिए उस गुल से रब्त तोड़ लिया। रब्त माने संबंध, गुल माने फूल। शजर ने किस लिए उस गुल से रब्त तोड़ लिया, अभी जो उसके बदन से जुदा हुआ भी नहीं। शजर ने किस लिए उस गुल से रब्त तोड़ लिया, अभी जो उसके बदन से जुदा हुआ भी नहीं। और अजल माने होता है मौत। अजल के वक्त खुली रह गई मेरी आंखें, अजल के वक्त खुली रह गई मेरी आंखें, वगरना उम्र भर इतना कभी जगा भी नहीं। वगरना उम्र भर इतना कभी जगा भी नहीं। और कहाँ कहाँ से गुजर जाती हैं हवाएं मगर, कहाँ कहाँ से गुजर जाती हैं हवाएं मगर, तुम्हारे दिल से गुजरता हूँ गो हवा भी नहीं। क्या बात। तुम्हारे दिल से गुजरता हूँ गो हवा भी नहीं। और अज़्म माने होता इरादा। सफ़र के अज़्म में माँ बाप की दुआ के सिवा, सफ़र के अज़्म में
माँ बाप की दुआ के सिवा कुछ और मैं नहीं रखते सफ़र लिया भी नहीं, कुछ और मैं नहीं रखते सफ़र लिया भी नहीं। और लुटा के सारा असासा, असासा माने माल धन दौलत सब, लुटा के सारा असासा वो सबसे कहते हैं, लुटा के सारा असासा वो सबसे कहते हैं, बस एक दिल के सिवा और कुछ लुटा भी नहीं। क्या बस एक दिल के सिवा और कुछ लुटा के सारा असासा वो सबसे कहते हैं, बस एक दिल के सिवा और कुछ लुटा भी नहीं। और तुम्हारे अक्स दबे पांव रात आने से, तुम्हारे अक्स दबे पांव रात आने से, तबाहियों के सिवा और कुछ हुआ भी नहीं, तबाहियों के सिवा और कुछ हुआ भी नहीं। मेरी उड़ान तेरे सामने जरा भी नहीं, मगर तुम मेरे बराबर कभी उड़ा भी नहीं। बस तो जवाब मैं- ही हो जाए सर। तो मैं चाहता हूँ कि अख्ताम आपके कलाम पे हो। हाँ, बिल्कुल। 2-3 शेर सुन लीजिए कि अता कीजिए। प्यारे प्यारे युगों में आए प्यारे प्यारे लोग, क्या बात। प्यारे प्यारे युगों में आए प्यारे प्यारे लोग, प्यारे प्यारे लोग, इस बेचारे दौर में जन्मे हम बेचारे लोग, और हदबंदी की रेखा तोड़े आओ गले लग जाएं, हदबंदी की रेखा तोड़े आओ गले लग लग जाएं। उधर तुम्हारे लोग खड़े हैं इधर हमारे लोग, उधर तुम्हारे लोग खड़े हैं इधर हमारे लोग, और आती है इतिहास से इनके भांत भांत की बास, आती है इतिहास से इनके भांत भांत की ब्यास। हर मिट्टी को सूंघ चुके हैं ये बंजारे लोग, हर मिट्टी को सूंघ चुके हैं ये बंजारे लोग, और इस सावन में हर आंगन में दुखों की है बरसात, इस सावन में हर आंगन में दुखों की है बरसात। अब के कोई बच नहीं पाया भीगे सारे लोग, अब के कोई बच नहीं पाया। प्यारे प्यारे युगों में आए प्यारे प्यारे लोग, इस बेचारे दौर में जन्मे हम बेचारे लोग। क्या बात है। तो आज कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, और फिर से एक बार अहमद वसी साहब, अक्स लखनवी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत और आगे भी शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि चूंकि सीतापुर के लिए फख्र की बात है, जब भी आप मुंबई से आएंगे कुछ नई जानकारियां लेके आएंगे, और जरूर हम लोग साझा ये करेंगे। मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती और बड़ी मसर्रत की भी बात है कि सीतापुर में आपने इतना बड़ा एक ये कायम कर दिया है, ये सिलसिला, जिसे कहें सिलसिला वाकई। कि जिससे सीतापुर को लोगों ने जाना। मैं तो बम्बई में आपका वो देखता था, बराबर खबरें सुनता था। आपने देखा इंडिया बराबर को? बराबर मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा। हाँ, बराबर देखता था। मैं देखता था, बराबर देखता क्योंकि उधर वो क्योंकि मेरा बुलडोजर- इंटरव्यू एक बार नष्ट हो चुका है आपके इस चैनल से। मेरे घर की तरफ उधर पजारे में बुलडोजर वगैरह चल रहा था, तो मुझे वो हुई कि देखूं क्या चल रहा है। तो आपका ही जब देखा आपने तो कैसा था, निष्पक्षता थी कि नहीं, मतलब ईमानदारी नहीं, से? बिल्कुल बिल्कुल सही आपने दिखाया जो कुछ दूध था, का दूध, बगैर- पानी का पानी। बहुत सही आपका, गैर जानिबदार होके, मतलब जानिबदारी बिल्कुल नहीं थी, किसी के साइड नहीं, कुछ बहुत साफ तरीके से, बहुत साफ सुथरा, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और मगर हम तरक्की ईश्वर से करें, प्रार्थना करते हैं कि आपका ये उद्यम आगे तक जाए। बहुत आगे। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। आज की मेहनत तो हमारी सफल हो गई, या यूँ कहें आई इंडिया परिवार को आज बहुत बड़ा एक इनाम मिल गया, शाबाशी मिल गई इस बात की कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको मुंबई में मैं देखा, एक दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में सीतापुर की न्यूज के लिए इंडिया को देखा जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं मेरे लिए कितनी फ़ख्र की बात है, हमारी टीम के लिए कितनी फ़ख्र की बात है कि आई इंडिया को देश हो या विदेश हो, बड़े शहर हो या छोटे शहर, वहाँ भी देखा जा रहा था। ये प्यार देने के लिए, ये सम्मान देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अपने दर्शकों से एक ही अपील करेंगे कि सीतापुर की ये शख्सियत हैं, इनको आप ज़रूर सुने, जिन्होंने सपना देखा सीतापुर में रहते हुए, उस सपने को साकार किया। एक कलाम साहब ने सपना देखा था और उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, और एक अहमद वसी साहब जिन्होंने सपना देखा था कि एक दिन मैं भी ये करूँगा, और वो करके दिखाया और पहचान बनाई, सीतापुर का नाम रोशन किया। तो आप सभी के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं, और आगे फिर उम्मीद करेंगे फिर नए कार्यक्रम के लिए आपको आमंत्रित करेंगे, और तब तक के लिए हम सभी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार। आपको और आपकी सारी टीम को बहुत 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 धन्यवाद। ईश्वर कामयाब करे।
आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।